पंचायत राज संस्थाओं से जुड़े हुए साथी, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हमारे साथी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए साथी, और हमारे स्पेशल गेस्ट अनूप दाइमा जी जो कि अलवर से जुड़े हैं। आज हम एक विशेष टॉपिक ये लेकर के जुड़े हैं कि जिस प्रकार से पंचायत और नगर पालिकाओं को स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो बजट आवंटित किया जाता है उसका क्या तरीका है, किस तरीके से वो बजट आता है, और उन बजट के तहत हम अपना डिमांड चार्ट देना चाह रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के स्टेट फाइनेंस कमीशन ने हमारे से जो भी पब्लिक के जो लोग हैं, जनता से, सोशल सर्विस करने वाले लोगों से, और जो एक्टिविस्ट लोग हैं या इससे संबंधित लोग हैं पंचायत राज संस्थाओं से, उनसे सुझाव मांगे थे कि हमें पहले 7.186% जो बजट है वो राजस्थान का पिछला जो 5वां वित्त आयोग था जो ज्योति किरण जी के अंडर में था, इस बार वाला जो वित्त आयोग है वो हमारे नेता हैं, वो है प्रदुमन सिंह जी जो चेयरमैन है, और उनके पास में एक रावत है और एक जोधपुर के हैं वो हैं। तो उन्होंने कुछ सुझाव मांगे थे, उन सुझाव को हम देने के पहले ये मीटिंग करने जा रहे हैं। कैसा सुझाव दें, 7.186 की जगह हम कितना बजट मांगे, और मांगे तो क्यों मांगे। एकदम से तो हम हवा में किल्ला बना के कह सकते हैं कि हमें 12.5% दे दीजिए, 22% दे दीजिए, लेकिन राजस्थान का जो बजट है, रेवेन्यू है, उसका प्रतिशत जो पंचायतों को मिलता है उसका निर्धारण 243 आई और नगर पालिकाओं के लिए 243 वाई के तहत गठित स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा तय किया जाता है। और वो तय करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का राज्यपाल जो है वो नियुक्ति करता है, और वो नियुक्ति राजस्थान की हो चुकी है 12 अप्रैल को। हम अब चाहते हैं कि उस स्टेट फाइनेंस कमीशन ने हमारे से कुछ सुझाव मांगे हैं, तो आप पंचायत राज संस्था से जुड़े हुए लोग हो और कुछ सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, तो अब मैं चाहूंगा कि अनूप जी दाइमा अपनी बात को रखें 15-20 मिनट के लिए, 10-15 मिनट में जो भी आप बात पॉइंट वाइज पॉइंट रखें कि किस तरीके से बजट आवंटन का प्रोसीजर है, हम कितना बजट दें, इसमें हमें क्या कारण देने चाहिए बजट के लिए, ये बात अनूप जी दाइमा अपनी ओर से रखें, ऐसा मेरा निवेदन। अनूप जी दाइमा अलवर से हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम कोई भी सरपंच प्रधान या किसी टाइप से अलवर से जुड़े हुए लोग, एमपी से जुड़े हुए लोग, मैं अपने आप में हनुमान राम जो पीडब्ल्यूडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर्ड, और हम लोग सोशल एक्टिविस्ट के तहत पंचायतों के अंदर जन प्रतिनिधित्व के तहत बजट के लिए हम अपना बात रखते हैं। और जब जब भी कोई मौका आता है तो ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए हम अपनी बात को उजागर करते हैं। आप सभी साथियों के सहयोग से हो सकता है कि हमें सबल मिलेगा। तो अनूप जी दाइमा से मेरा निवेदन कि आप अपनी बात को रखें। ओवर टू अनूप दाइमा। धन्यवाद हनुमान राम जी। धन्यवाद साथियों, आपके सामने 243 की बात को लेकर आया हूं। मैं इसका एक तो पॉलिटिकलाइजेशन के साथ शुरू करता हूं कि हमने आगे थी नहीं, हम लड़े थे स्वराज के लिए। स्वराज का जो प्रोविजन है वो 243 के द्वारा पूर्ण होता है। अनुच्छेद 243 सर अभी भी सही नहीं होता आपका कैमरा थोड़ा सही कर लीजिए ना सर। हाँ ठीक है सर। अब आवाज सही आ रही है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सर, मैं दोबारा कह दूं कि 1947 से पहले लड़ाई थी स्वराज की, और 1947 में हमें आजादी देकर एक चीज रोक दी गई। स्वराज का मतलब होता गवर्न, स्वयं हम अपने द्वारा ही शासित किए जाएं। तो अगर हम स्वराज की बात करते हैं तो 243 अनुच्छेद इस स्वराज की अवधारणा का एक प्रतिबिंब है, जिसके द्वारा हम स्वयं का अधिकार हो, ना कि किसी भी गवर्निंग बॉडी का। आज हम आईएएस अधिकारी के नीचे काम करते हैं, चाहे हम कोई भी प्रस्ताव न दें तो हम एक आईएएस अधिकारी से ही उसकी मांग करते हैं, तो उसी से उसके पूर्ण कराने के लिए उसके निवेदन करते हैं। 243 जिसका आई और वाई जो दो बिंदु हैं जो कि हमको आर्थिक रूप से सबल और समर्थ बनाने के लिए प्रस्तावना देने का अधिकार देता है।
अगर हम 243 आई और वाई को समझे और वित्त आयोग पर अपनी प्रस्तावना तैयार करके दे, तो हम अपने आप को एक स्वराज की अवधारणा से जोड़ने में कामयाब रहते हैं। अभी तक भारतीय राजस्थान वित्त आयोग के द्वारा 7.186% की प्रस्तावना टैक्स हमको दिया गया है। ये टैक्स का आपको इतना परसेंट हिस्सा दिया जाएगा, इसका 75, 20 और 5% हिस्सा हमारे पंचायत, जिला और पंचायत समिति में विभक्त किया जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या 7.186% ग्राम पंचायत के लिए पूरा है? तो इस बारे में समझने की जरूरत है कि हमें जो पैसों में दिखाया जाता है वो 3,000 करोड़ रुपए का कुछ लमसम में हमको बताया जाता है कि 3,000 करोड़ रुपए है, लेकिन प्रति व्यक्ति, गांव के प्रति व्यक्ति अगर हम उसको निकालें, अंकलन करें, तो हमें समझ में आता है कि वो जो पैसा है वो बहुत कम है, क्योंकि जब विकास का सारा आधारभूत मॉडल गांव के ऊपर छोड़ दिया गया है और गांव के पास में सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए हमारे हाथ में दिया जाएगा, तो जो राजस्थान की पॉपुलेशन है, जिसका 7 करोड़ जनसंख्या के करीब, अगर मैं सही बता पा रहा हूँ, लगभग 7 करोड़ की जनसंख्या हमारे गांव के अंदर रहती है। 7 करोड़ लोगों के लिए 3,000 करोड़ रुपए क्या पूर्ण है? हमको इस बात को समझना पड़ेगा। अगर पूर्ण नहीं है तो हमको इस बात की डिमांड करनी पड़ेगी कि हमारी पब्लिक 7 करोड़ से ऊपर है गांव की और 3 करोड़ की पब्लिक रहती है हमारी शहर में, तो हमारा जो 7.186% है, जिसका कि एक हिस्सा हमको मिलता है और एक नगर पालिकाओं को मिलता है, वो अपूर्ण है। इसको बढ़ाया जाना जरूरी है। पॉपुलेशन के हिसाब से प्रति व्यक्ति हमको कितना मिल रहा है, क्योंकि जो टैक्स है वो भी प्रति व्यक्ति हिसाब से ही हमको मिल रहा है। अब मैं आपके सामने कुछ दस्तावेजी जानकारी देना चाहता हूँ। ये इंटरिम रिपोर्ट दी गई है सरकार के द्वारा वो 2016-2017 के अंदर, जिसमें वो कहते हैं कि 7.186 टू द स्टेट नेट गवर्न ओन टैक्स रेवेन्यू विच वर्क आउट ऑफ रुपीज 3,689.66 करोड़ में बी गिवन टू PRI एंड ULB ड्यूरिंग द ईयर 2016-2017। तो जो 3,679 करोड़ रुपया हमको विकास के लिए दिया गया है, वो हमारे लिए अपूर्ण है, जो कि एक फार्मूले का तहत हमको दिया जाता है, जिसके अंदर वो हमको एक फार्मूला देते हैं, जो कि इसका ULB का अलग है, अर्बन का अलग है और पंचायतों का अलग है। दोनों का फॉर्मूलेज अलग है। जिस फॉर्मूलेज के अंदर वो हमको देते हैं, वो हमको बताते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमने तैयार किया गया है, जो कि ULB के लिए है, जिसको ये कहते हैं MP डिवाइडेड बाय TMP into 0.30 into 0.249 into डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि ये पॉपुलेशन, एरिया, टोटल म्युनिसिपैलिटी और ULB अर्बन लोकल बॉडीज को इसमें समावित करते हैं। अब ये जो फॉर्मूलेज हैं, ये IAS अधिकारी की तरह बनाए गए हैं। इसके अंदर पॉपुलेशन का जो मात्रा दिया गया है वो बहुत ही कम है। हम जो बात है आपके सामने बार बार रखना चाहता हूँ कि हमारी पॉपुलेशन का हिसाब से हमें अधिकार दिया जाए। अब इस पूरे जो इंटरिम रिपोर्ट है, जो कि हमको सरकार के द्वारा दी जाती है, उसमें पूरा का पूरा वो कहते हैं कि फंड ऑफ द बेसिक एंड डेवलपमेंट फंक्शनिंग के लिए हम देंगे 55%, ग्रांट एंड नेशनल स्टेट प्रायोरिटी स्कीम के लिए देंगे 40%, और इंसेंटिव ग्रांट और परफॉर्मेंस के लिए देंगे हम 5%। ये जो हमको कुल पैसा हमारा जो विभक्त किया गया है, उसी को ये फॉर्मूले के द्वारा हमको देते हैं। अब जो परेशानी हमारे सामने जो आ रही है, वो ये आ रही है कि 1.18% जो हमको दिया जा रहा है, वो सरकार कहती कि पूर्ण है, कि उसके बाद में हमको नरेगा और MP लैड और MLA लैड के द्वारा दिया जाता है। हमारे सरपंच और पंच भाइयों को इस बात को समझना पड़ेगा कि जो टैक्स का पैसा है, क्योंकि कोई स्टेट नहीं होता, वो स्टेट का अगर डिवीजन दिया जाए तो ग्राम पंचायत पे से ही स्टेट बनते हैं। जैसे कि एक स्टेट है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जिला है, वो जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटी छोटी ग्राम पंचायत है, इनका समूह मिलकर जिला बनता है, जिला से स्टेट बनता है। तो अगर जब नीचे ग्राम पंचायत का विकास चाहते हैं तो 7.86% बहुत 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 कम पैसा है एक ग्राम पंचायत के विकास के लिए। और वहां पर स्वरोजगार के लिए नाम पर सिर्फ मात्र हमको एक नरेगा दे रखा है, जो कि एक पॉवर्टी और इम्प्रूवमेंट लॉ के तहत हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ना कि वो हमारा अधिकार है।
जो अगर हम वहां पर ग्राम के अंदर अपने ग्राम स्वरोजगार की योजनाएं कुछ लागू करना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ भी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, बैंक सिस्टम हमारे अधीन नहीं है। और आज जो सिस्टम हमारे जो जिला प्रमुख के द्वारा जो बनाया जाता है, जिसके तहत में एक सीईओ उनके नीचे दिया जाता है, सीईओ भी आज हमारे जिला प्रमुख के अधीन नहीं है। जिला प्रमुख चाहे तो उसका सस्पेंशन नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमारे हाथ इस टाइम कटे हुए हैं। हमें अपनी इस अवधारणा के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, हमें पूर्ण स्वराज की बात रखनी चाहिए, और जो कि टैक्स सिस्टम है उस पर अपना मैक्सिमम हमको अपना डिमांड चार्टर बना के देना चाहिए कि हमारे ये डिमांड्स हैं। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि एक आइडिया है जिसके बारे में आपसे चर्चा करता हूँ, कि कोई भी कार खरीदता है व्यक्ति, वो कार का रजिस्ट्रेशन जिला स्तर पे होता है, लेकिन वो कार का जो मालिक है वो कहीं ना कहीं गांव का होता है, तो उसका जो टैक्स है, उस टैक्स पे भी हमारी हिस्सेदारी बनती है कि जो भी कार खरीदी गई, वो कार का जो पैसा, टैक्स का पैसा हमारे पास आए। इसी तरह हमारा कोई ग्रामीण अगर शहर के अंदर जाकर कुछ कपड़े खरीदता है, कुछ खरीदता है, तो अगर उसका जो टैक्स का पैसा वो गांव में वापस आना चाहिए, ना कि सरकार उसका उस पैसे को अपने अधिकार में लेकर ये कहे कि हम आपको 7.86% दे रहे हैं। जो हम खर्च कर रहे हैं वही तो पैसा मांग रहे हैं टैक्स के द्वारा। इसी चीज के तो हमको समझना पड़ेगा कि जो हमारे गाँव कोई कार अगर किसी टोल से गुजरती है, अगर वो ग्रामीण पैसा है, तो उस पैसे पर हमारा अधिकार है। ऐसे छोटे छोटे बिंदु हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा, और इस टैक्स के पर अपना अधिकार हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। जो इंटरिम रिपोर्ट है वो ये कहती है कि आपको जो ये पैसा है, ये आपको पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाएगा, तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाएगा, लेकिन उस पॉपुलेशन का जो खर्च है, कि अगर कोई व्यक्ति शहर में जाकर खरीदता है, तो वो पैसा वापस गांव में कैसे मालूम आएगा कि वो पैसा तो गांव का था ना। उसका वहां पर कोई टैक्सेशन के सिस्टम के द्वारा ये बात का इन्फ्लुएंस किया जाना चाहिए, ये पैसा दोबारा गांव में जाना चाहिए। शहर के मोस्ट, क्योंकि मैक्सिमम जो परचेजिंग पावर है वो शहर में है, क्योंकि मॉल्स और जो कैपिटलाइजेशन के तहत में जो होता है मैक्सिमम शहर में ही होता है। शादी ब्याह का भी हम कपड़े लेते हैं, तो इसी तरह की चीजें हमारे पास में वहां पर ज्यादा करते हैं। तो हमको स्टेट फाइनेंस कमीशन के तहत में ये भी एनक्लोज कराना पड़ेगा सरकार के द्वारा, जो ग्रामीण जो खर्चा करता है, अगर वो शहर में जाके करता है या विदेश में, वो चाहे दिल्ली से परचेजिंग करता है या वो और कई स्टेट से परचेजिंग, जो टैक्स जो हम तो पे कर रहे हैं, वो टैक्स वहां पर इस बात को दर्ज किया जाए कि ये पैसा आया कहाँ से। तो जो पैसे का फ्लो जरूरत है कि जिस तरह से अगर हम इस पैसे की पूरी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए और अपने उसमें अधिकार लाना है, तो वित्त आयोग की बहुत बड़ा अधिकार है, जिसके द्वारा हम इस सरकार पे भी और केंद्र सरकार पे अपना नियंत्रण और अंकुश स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि वो जो भी बजट बनाए, उस बजट में हमें हमारा पैसा और हमारा हक हमें मिलना चाहिए। और जो कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, जहाँ पर कि टैक्स वो जो लोग बहुत ही ट्राइबल और एसटी एरियाज हैं जिनका की परचेसिंग पावर आज भी कम है, तो उस बात को भी हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि उसके लिए भी हमको हमारे प्रिविलेज बढ़ाई जाए, जिससे हम वो एससी और एसटी वर्ग जो जिनकी परचेसिंग पावर कम है, उनको हम मैक्सिमम पर जोड़ सके और उनका विकास कर सके। इस बात को लेकर सामने अपनी बात है, अगर आप इस बात को आप आगे रखें सर, मेरी तरफ से बात पूरी हुई। मैं अब थोड़ा सा एक पता में बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी भी आप लोगों को नए जुड़े हैं कई। हम लोग पिछले करीब 2 महीने से भारत के विभिन्न एरिया के अंदर ग्राम सभाओं को वर्चुअली जोड़ा, और ग्राम सभाओं के मार्फत हमने एक ज्ञापन बनाया, जिसको 2 अक्टूबर को नागौर से लेकर के और 5-4 राज्यों के अंदर पढ़ा गया। उस ज्ञापन के अंदर मोटा मोटा हमने ये कहा था कि भाई 29 विषय जो ग्राम पंचायतों को है वो हमें हैंडओवर करिए। पूरे हिंदुस्तान की ग्राम पंचायतों का हमें फिक्र था, उसमें करीब करीब 6-7 स्टेट हमारे साथ जुड़े थे 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर से लेकर और 26 जनवरी तक हम ऑनलाइन सिग्नेचर का अभियान चला रहे हैं, और फिर नहीं देंगी ग्राम पंचायतों को अधिकार तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण में जाकर के PIL के मार्फत अपना जो है हक लेंगे। इस हक में हम फाइनेंस का हक भी मानते हैं, तो चूंकि राजस्थान के फाइनेंस कमीशन ने हमारे से ये मांगा था
कि आप बताइए कि 7.186% हम दे रहे हैं, इससे कम किया जाए या ज्यादा किया जाए, कितनी प्रतिशत हो, तो हम हवा में बात नहीं कर सकते। इसलिए जो अनूप जी ने मोटी मोटी बात ये कही कि गांव का पैसा यदि टैक्स के रूप में जहां भी उपलब्ध होता है सरकार के पास में, तो वह वापिस में जाए, ये व्यवस्था हमें देखनी पड़ेगी। टोल हमारे गांव में बना है, कार हमारे गांव से गुजर रही है, यदि कोई भी चीज हमारे गांव के मार्फत यदि रेवेन्यू सरकार के पास पहुंचता है, और रेवेन्यू का मोटा मोटा पिक्चर ये है कि स्टेट अपना रेवेन्यू का पैसा पहले तो डिपार्टमेंट के वहीं खर्च, जयपुर में खर्च हो जाता है गाड़ियां घोड़े खरीदने में, फिर वहां से जिला परिषदों के लेवल में कार्य खरीदने में, ग्राम पंचायत तक पहुंचते पहुंचते 7.186% का कितना भाग पहुंचता है, वो बात भी हमें इस लड़ाई में शामिल करनी है कि आप सीधा ग्राम पंचायत को पैसा दीजिए, क्यों आप बीच में अपनी टांग अड़ाई कर रहे हो। आपको जो करना है, या आपने कोई डिपार्टमेंट खोला है तो आप अपना दूसरा रेवेन्यू लीजिए, स्टेट के रेवेन्यू में ये परसेंटेज भी जोड़िए, तब हमारी परसेंटेज करीब 20 से ऊपर बैठती है। ये 7 जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज को लमसम जब हमने जोड़ा तो कम से कम हमारी 20-22% की परसेंटेज जो है वो बैठ रही है। हम इन सारी बातों को यदि हम देखें तो क्योंकि मांगा है स्टेट फाइनेंस कमीशन ने और उसका ईमेल एड्रेस भी है, तो अब मैं चाहूंगा कि सोहन जी डारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से कम परिचित हूं, तो आप में से कोई क्वारी अनूप जी के साथ में कोई पूछना चाहे, या हमें कैसे बढ़ना चाहिए, आप हमें कैसे सबल दे सकते हैं, हमारे साथ में कैसा आप सहयोग कर सकते हैं, हम एक ज्ञापन बना करके यदि वित्त आयोग को दें तो अलग अलग संगठनों से दें, आपका संगठन जितने भी सरपंचों के संगठन है वो दें, हम जो सोशल एक्टिविस्ट है वो भी दें। इस तरीके से हम लोग जो आपस में 10, 20, 40 संगठनों के जब वित्त आयोग के पास ये जाएगी बात, तो वहां से एक बात उभर के आएगी भी इतने लोग ये मांग कर रहे हैं, और मांग का जस्टिफिकेशन जैसा हमने बताया ये देंगे। कई गांव ऐसे हैं जहां पे खनिज ज्यादा निकलता है, कई गांव है जो स्पेशल उनकी रेवेन्यू है, मंदिर है बहुत बड़ा और वहां का रेवेन्यू आ रहा, जो पैसा तो सर रिटर्न होके वापस जिस परसेंटेज में आना चाहिए, सिर्फ जनसंख्या ले लेना या कोई छोटे मोटे और कोई 5-4 जो है डेटा ले लेना, ये क्राइटेरिया नहीं है। हमारी रेवेन्यू को सरकार पहचाने, गांव की रेवेन्यू को पहचाने, शहर की रेवेन्यू को अपने तरीके से पहचाने और उसी तरीके से बंटवारा हो, ये सुझाव करने के लिए हम सब आज इकट्ठे हुए हैं। तो सोहन जी आप अपना माइक खोलें और जो आपके साथी कोई एक्सपर्ट है उनसे कोई क्वेश्चन और उसके हिसाब से आप लें। नागौर की धरती से जहां पंचायती राज शुरू हुआ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आदरणीय हनुमान राम जी चौधरी साहब। मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, पहुंच रही है, पहुंच रही है सौजी बोल। तो नागौर की धरती को प्रणाम करते हुए सभी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको राम राम। समय बहुत कम है, मैं उस समय के सदुपयोग में बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। आज मेरे को नौकरी के 35 साल हो गए। ये पहली सेमिनार है पंचायती राज की जन सशक्तिकरण के लिए जो आप कर रहे हैं। आज तक इस तरह का प्रशिक्षण या गांव के लोगों को जानकारी नहीं दी गई, और मैं खुद भी इस मामले में अपडेट नहीं। आपका माइक बंद करो, आवाज नहीं आ रही जी। मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी तो आ रही है, बाकी सारे माइक बंद करो। सर हनुमान जी और अनूप जी को प्रणाम करते हुए कह रहा हूँ, मैं खुद भी आप लोगों ने जो पंचायती राज में सरपंच या प्रधान नहीं होते हुए भी इसकी स्टडी की और हमको जागरूक करने के लिए हम आपका आभार और अभिनंदन करें। मैंने आज बहुत सारे ग्रुप में सोशल मीडिया में आज की मीटिंग का प्रचार प्रसार किया हनुमान जी के निर्देशानुसार। हम भी ज्ञापन देंगे, आपके निर्देशन में काम करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि संगठन सरपंच संघ का और ग्राम विकास अधिकारी संघ और जो पंचायत राज सोहन जी आपके पास फोन दो है क्या?
इको इको दूसरा इको हो रही दूसरा है। फोन साइड मैं बाहर आ गया हूँ फोन फोन दो है सर तो एक मिनट साइड में आप बाहर रखो। होके क्यों जुड़ जाएंगे? सर, बाहर आ गया। तो ये जो सेमिनार आज चल रहा है इसकी अपन कंटिन्यू 3-4 सेमिनार करें ताकि लोग जागरूक हो। फिर अपन एक फिजिकल मीटिंग करें। आवाज इको हो रही है। एक तो ये हीरालाल, ये बंद करो भाई माइक आपका यार, क्या मजाक कर लिया आपने। हीरालाल भील कौन है भैया? बंद करो माइक आपका। सर मैं अमूल्य समय ले रहा हूँ। अपन सब मिलकर के जो इस दिशा में आप काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़के हम अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन हम भी आप राज्य वित्त आयोग बंद जब आएगा। राज्य वित्त आयोग किस तरह पैसा देता है उसकी जानकारी हमको नहीं है। हम अरे पहली बार हीरालाल जी आप माइक बंद कर दीजिए। हीरालाल जी भाई हीरालाल जी आपका म्यूट कर दो, बंद करो माइक। मेरा निवेदन है अपन सब मिलकर के एक बार कहीं 2 या 3 बार वर्चुअल मीटिंग करें, फिर एक फिजिकल मीटिंग करें और इसका एक ड्राफ्ट बनाएं और वो ड्राफ्ट हम ग्राम पंचायत और गांव ढाणे स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भेज के उनकी क्षेत्र की आवश्यकता और मांग के अनुरूप उसमें संशोधन करके जहां भी राज्य वित्त आयोग जिला या ब्लॉक में जाए या जयपुर में आकर के अपन ज्ञापन दें, इस रणनीति पर काम करें। और जो यह एक्सपर्ट है वो बताए। मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, अभी नया अपडेट हो रहा हूं। हालांकि पंचायती राज में 30 साल हो गए, किसी ने ये नहीं कहा कि राज्य वित्त आयोग के बारे में आप बैठ के कोई ड्राफ्ट बनाइए या अपनी बात रखिए। मैं आप लोगों को सबको धन्यवाद देता हूं और आज हम एक्सपर्ट को सुनना चाहते हैं। हमारा संगठन आपको जहां भी सेमिनार करेंगे तो हम सेमिनार का खर्चा उठाने के लिए भी तैयार हैं और जहां भी व्यवस्था करेंगे वो हमारा संगठन देखेगा। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना है, इसलिए जो एक्सपर्ट है आज जिन्होंने भाग ले रहे हैं उनको आप गाइड करें। धन्यवाद। इसमें अब ऐसा है, देखो सोहन जी, हम लोग जो कर रहे हैं ना काम, वो काम तो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। 2 अक्टूबर को हमारा ज्ञापन पढ़ दिया गया। 26 जनवरी तक हम सिग्नेचर करवाएंगे ऑनलाइन। थ्रू आउट इंडिया और पूरे भारत का मामला है। राजस्थान का इतना सा हम लेना चाह रहे हैं कि राजस्थान को बजट मिले पंचायतों को। हम अधिकारियों को लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, उसमें आपके सहयोग की जैसी भी अपेक्षा होगी ले लेंगे। अब वित्त आयोग को मिले तो एक तो जितने भी सरपंच संघ के जो अध्यक्ष हैं बीडीओ लेवल के, उन सब से हम बनाए। अनूप जी, मैं और हमारे साथी यूपी से वीरेश जी तरह जुड़े हुए हैं, हरियाणा से जुड़े हुए हैं, एमपी से जुड़े हुए हैं। सारे लोग अपने अपने स्तर पे अपने अपने वित्त आयोग के लिए लगे हुए हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे जो राज्य हैं उनमें क्या है, हमने मोटा मोटा ये सोचा है कि भाई हम एक, अभी इन्होंने मांगा भी है और मांगा है तो हम ज्ञापन बनाएंगे। ये ज्ञापन हम 2-5 दिन में बना करके आप लोगों को सर्कुलेट कर देंगे। जो पंचायतों के जितने भी हैं उनके अंदर वो वापस लेकर के उसको वित्त आयोग को भेजे कि भाई हमारी डिमांड ये है, उसके कारण ये है। क्यों बिना कारण तो अब जैसे मैंने बताया ना कि बैठे बैठे मैं कह दूं कि 7.186 मिलते मिलते मैं हवा में बात कर दूं कि साहब हमें तो 22% दो आप, तो 22% हो गया। यार ऐसे कोई मिलता है क्या पैसा? 22% क्यों दें? क्यों का जवाब हम ढूंढने जा रहे हैं। जितने भी सोशल एक्टिविस्ट है थ्रू आउट इंडिया में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने जैसा मोटा मोटा जोड़ा है कि भाई टोल हमारे साथ में है, हम कैसे मतलब रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, गाँव का जनरेशन जो रेवेन्यू का तो क्या परसेंटेज है, ये सारे डेटा कलेक्शन हो रहे हैं और लगे हुए हैं लोग। अनूप जी हाईकोर्ट तक गए हैं और हाईकोर्ट से एक लड़ाई अपनी जीत के आ चुके हैं और बाकी हम इस लेवल पे भी गए हैं। तो ये सारा चलेगा। तो अब मैं चाह रहा था कि आप में से जितने कोई एक्सपर्ट आदमी हो, कोई सवाल पूछना चाहे या इसमें कोई और हमारा सुझाव या सबमिशन देना चाहे तो वो दे, क्योंकि मीटिंग आपके और अनूप जी के मेरे इनके बीच में ही रहेगी लगभग। तो मेरी थोड़ी तबियत भी गड़बड़ है। जो सरपंच आए हैं, कुछ सरपंच जुड़े हैं तो उनके आप नाम आप में पढ़ो। माली जुड़े हुए हैं। चलो चोनीलाल जी आप अपनी बात को रोको। चोनीलाल जी सर, मेरा एक जैसे कि मेरी चौक का तो मैं सरपंच हूँ। हेलो
हाँ हाँ सर मेरी बोलिए। आवाज आ रही है हाँ बिल्कुल आ रही है, आप सर? बोलिए। और मैं केरू पंचायत समिति का सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ। मेरा जो एरिया है सर, ये राजस्व इतना देते हैं पर डे का, मेरे हिसाब से 2 से 3 करोड़ रुपया पर डे का राजस्व दे रहे हैं। और इन अनुपात में हमारे पास तो बजट कहते कुछ है और आता कुछ है। और उसके बाद में भी इतना, जैसे कि कोई काम कराने के लिए करते तो जेडीए नहीं पैर पसार रखे हैं। पंचायत का छोटा एक आंगनवाड़ी का निर्माण कराना भी हमें बहुत परेशानी आती है। और बजट तो कहाँ, बजट तो नहीं के बराबर आ रहा है, जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति है। तो हमें इतनी बड़ी जानकारी तो है नहीं, फिर भी आपके मार्गदर्शन से अगर हम कोई सेमिनार रखते हैं, अपन ये तो वर्चुअल चल रही है, अपन व्यवस्थित मीटिंग करके तो हमें भी सम्मिलित करें। मैं इसमें अनूप जी आपसे मैं ये बात कहना चाहूँ कि केरू एक ऐसा गांव है जोधपुर के पास में जहाँ पे पत्थर निकलता है, और लगभग राजस्थान का, वेस्टर्न राजस्थान यानी आधा राजस्थान वहाँ का पत्थर ले जाता है। और इस गांव को जोधपुर शहर ने लगभग चारों ओर से लपेट रखा है। और स्थिति यह है कि जेडीए की इसमें बड़ी टांग है, और बहुत भारी रेवेन्यू होने के बाद में हीरालाल देवपुरा के टाइम में ये मुद्दा उठा था कि जिन गांवों में माइनिंग है उनको वो मामूली सा परसेंटेज दे रहे हैं कि उनके लिए कुछ ये अलग से इतना सा परसेंटेज देंगे। तो ऐसे गांव कुछ आइडेंटिफाई होकर के उनके लिए कोई स्पेशल बजट, इनके लिए कोई स्पेशल आइडियाज। अच्छा, बहुत पिछड़े हुए गांव भी हैं, जैसलमेर के टेल एंड पे गांव या बाड़मेर के टेल एंड के गांव जहाँ रेवेन्यू नील भी है, तो क्या उनको भी हम नकार सकते हैं? ये सारी बातें लेकर के हम यदि हाईकोर्ट को या हमारा मेमोरेंडम या हम वित्त आयोग के तहत या किसी भी लड़ाई को हम धरना प्रदर्शन कैसे भी करें, इसकी एक रूपरेखा बननी बहुत जरूरी है कि आप हमें बताइए कि इतना रेवेन्यू ले जा करके आप अपने वहां जमा कर रहे हो तो हमें क्या मिलता है। आज केरू के पास में, इधर जोधपुर के पास में और वाला, जैसे बनार के पास का बनार गांव भी है, उधर ये आपका जो दूसरे छोटे छोटे बहुत गांव है जिनका बड़े शहरों के पास में, आपके अलवर के आसपास के गांव भी इसमें कवर होते होंगे, जहाँ की लैंड रेवेन्यू भी बहुत कॉस्टली है। और ये अपने शहर का गंदा पानी लगा के डिस्पोजल और करेंगे तो पर्यावरण के नाम पे दे दे, भाई आप पानी लाके छोड़ रहे हो वहां तो उसका नाम से दे दो। आप हमारे शहर को कोई और किसी प्रकार की शहर की व्यवस्था जब वो गांव वाले कर रहे हैं तो इसके बारे में कोई ऐसा अपने क्लियर सोचे क्या? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस सर मैं ये बारे कह रहा हूँ, में बहुत आपका ज्यादा अनुभव तो नहीं है सर। मैं आज चाहता हूँ कि अब से एक बार सब मिलकर मुझे कुछ आइडिया सब मिलकर ले में कि वास्तविक स्थिति पर क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि मैं तो नया फर्स्ट टाइम सरपंच बना हूँ। पहले मेरी लाइन अलग थी, सीमेंट का कारोबार था, फिर इस लाइन में आके मैं देखा था, पहले चित्तौड़गढ़ था तो वहां की रूपरेखा अलग थी, यहाँ आया तो यहाँ अलग है। सिटी के नजदीक होने के बाद भी मेरे गांव में ऐसी वो कोई सुविधा नहीं है। जैसे इससे अच्छा तो जैसलमेर के कोई गांव की सुविधा देख लेते फिर भी अच्छी रहेगी। और जोधपुर जिले के और सिटी एरिया में होने के बाद भी हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं, जबकि राजस्व रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। टोल हमारे क्षेत्र में आता है, और ये खनिज विभाग की जितनी भी रॉयल्टी और खान क्रिया वगैरह वो देखते हैं, वो सबसे ज्यादा जा रहा है। और जेडीए ने सबसे ज्यादा वर्तमान में जोधपुर में कई कॉलोनी काट रहे या नहीं, इन्होंने ड्राफ्ट भी जारी किए, एक्वायर की हुई है, तो इसमें सबसे ज्यादा ये चौका केरू एरिया आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ सर अच्छा मार्गदर्शन करे मिलकर ही। मैं सरपंच साहब नमस्कार, आपने एक अच्छा इशू रखा और हनुमान जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं इसको बैंकिंग सिस्टम से देखता हूँ, आप एक कारोबारी भी हैं। जब हम बैंक के अंदर लोन लेने जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि आपकी आय और व्यय का पूरा खर्चा बताइए, मतलब आपके वर्थ बताइए कि आप लोग के आपकी कितनी आमदनी है और कितना आप इसमें कमाई कर रहे हैं। तो जब बैंकिंग सिस्टम हमसे वर्थ पूछता है तो उसका हमको एक परसेंटेज ऑफ वैल्यू हमको वो लोन के रूप में देता है। तो हमको जब गवर्नमेंट के सामने रखना है कि हमारे यहाँ पर ये जोधपुर का ये आपके गांव के पास क्या वर्थ है जो कि सरकार वहां से ले रही है, उससे जो सरकार जो रेवेन्यू एग्जिट कर रही है तो वो हमें वापस क्यों नहीं दे रही। तो इस बात को लेकर सरकार को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये डाटा के अनुसार रखेंगे कि आप जब हमसे इतना कमा रहे हो, ये धरती हमारी है, हमसे कमा रहे हो आप, तो हमको वापस क्यों नहीं दे रहे। तो इस बात को लेकर सरकार को भी सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समस्या हमारे साथ ये आती है कि जो भी अधिकारी या जो भी आप बीच का डायलॉग जो आदमी डायलॉग करता है
इस बात को लेकर मूवमेंट करता है, सरकार उसको ये कहे बहुत ही, तो जैसे ही वो कलेक्टर का ऑफिस में जाता है, कलेक्टर उसको चाय का ऑफर करते ही उसको अपने वो पास में फंसा लेता है कि भैया आप तो बहुत स्पेशल आदमी हो और आपके द्वारा ही तो देश चल रहा है। अगर वो अपनी बात पर दृढ़ रहा और इस बात को कहे कि जब मेरे जोधपुर शहर से 100 रुपए सरकार कमा रही है तो उस 100 रुपए का 50 रुपए मुझे वापस क्यों नहीं मिल रहा, इस इशू पर लेकर सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को आना पड़ेगा। क्योंकि जो फाइनेंस का जो सिस्टम है और जो वो बात है कि जो जितना कमा रहा है उसको उसको वापस उतना आना भी चाहिए, यही तो सिस्टम है टैक्स सिस्टम का। इसी टैक्स के जो कि हमारे जितने भी कैपिटलिस्ट हैं वो तो टैक्स भरते हैं कि वो यही तो बताते हैं कि सर मैं इतना टैक्स भर रहा हूँ तो मुझे इतना लोन दीजिए, वो उस सिस्टम के हिसाब से ही तो अपना आपको लोन और ग्रांट लेते हैं अपनी वो रेवेन्यू दिखाकर कि सर मैं 10 लाख रुपए भर रहा हूँ, मेरी जो इनकम है वो 20 लाख रुपए, मेरी इनकम 1 करोड़ रुपए, मेरी इनकम 100 करोड़ रुपए है। वो 100 करोड़ रुपए वो जो अपनी वर्थ दिखाते हैं बैंकिंग सिस्टम को, तो बैंकिंग सिस्टम उसी सिस्टम के हिसाब से उसको 1,000 करोड़ का लोन इशू करता है। तो जब वो जोधपुर हमारी जो आपकी जो गांव है वो इतनी कमाई कर रही है तो उसी कमाई का हम हिस्सा मांग रहे हैं, इस हिस्से को देने के लिए सरकार को बाध्य करना पड़ेगा। अभी तक सिर्फ हमको कैसे भी कर सरपंच को चाय पिलाकर या कॉफी पिलाकर या उसके 2-4 जिंदाबाद का नारे लगाकर या उसके एक बच्चे को कहीं पर भी वो संविदा कर्मचारी के रूप में नौकरी देकर संतुष्ट कर लिया जाता है। वास्तविकता यह है कि उस सरपंच के अधिकार इतने अधिक है कि वो प्रधानमंत्री को निर्देशित कर सकता है कि श्रीमान जी मेरे गांव का जो लड़का आपकी जो फौज में लगा हुआ है उस लड़के की जो कमाई कर रहा है वो जो पैसा वो मध्य प्रदेश में खर्च कर रहा है तो मेरा रेवेन्यू, मेरा बच्चा है उसका पैसा मेरे पास वापस आना चाहिए। इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा और उस रेवेन्यू को अपना हक रखना पड़ेगा। हम जब तक सरकार से मांगेंगे नहीं तो हमको इसी तरह झुंझुना दे दिया जाएगा कि 3,679 करोड़ रुपए आपको दिया गया, वास्तविकता में वो पॉपुलेशन के हिसाब से क्या मिल रहा है हमको उसका कोई हिसाब किताब नहीं। और जो कमा रहे हैं, जैसे कि आपका क्षेत्र कमा रहा है, आप उस क्षेत्र का भी अगर वही पैसा वापस आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये शोषण हो रहा है। ये शोषण के खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए। मैं मानता हूँ कि आपको पूरा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि जैसलमेर और जो दूसरे क्षेत्र है जहाँ पर की आमदनी का साधन कम है उन क्षेत्रों का ध्यान रख लेंगे। 50% तो आपके पास वापिस आना चाहिए जिससे कि आपका क्षेत्र तीव्रता से विकास करे। और वो तो विकास जब करेगा तो वो जो बच्चे जहाँ से निकल कर विकसित होकर निकलेंगे देश को रेवेन्यू देंगे। बैंकिंग सिस्टम से हमें कोई इस आर्थिक सिस्टम को समझने की आवश्यकता है कि बैंक जिस हिसाब से हमें लोन देता है वो लोन का हिसाब क्या है, उसी हिसाब से अगर कोई क्षेत्र कमा रहा है तो उसी हिसाब से उसका पैसा वापस भी आना चाहिए। ये थी अवधारणा है, इस तरह की बातें थी, लेकिन आज सब चीज गोल कर दिया। ये जो चीजें हैं जैसे मेरी जानकारी है कि श्रीमान हमारे मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने हमारे कई अधिकारों का अधिग्रहण कर वो अपने अधिकार में ले लिए। उसके बाद से ग्राम पंचायतें हमारी कमजोर हो गई हैं, सिर्फ उनको खर्चा करने का एक माध्यम बना रखा है, उनको अधिकार विहीन कर दिया गया है। हमें पूर्ण दोबारा से उस अधिकारों को लेने की बात करनी पड़ेगी कि हम अगर जिला कलेक्टर अगर मेरे ग्राम पंचायत के अंदर कोई दखल करता है और उसमें वो सही काम नहीं करता, जिला कलेक्टर को नोटिस देने का अधिकार हमें होना चाहिए। ये नहीं कि जिला कलेक्टर हमको अधिकार हमको समझाए और हमको डांट दे कि आपने ऐसे कैसे कर रखा है। अगर जिस दिन सरपंच जो जिला कलेक्टर को नोटिस दे दे उस नोटिस के ऊपर प्रधान सचिव को कार्रवाई करने के लिए उससे जवाब मांगना पड़ेगा। ऐसी कार्रवाई हमने की है जिसमें जिला कलेक्टर को नोटिस जारी हुआ और तो जिला कलेक्टर ने उसका जवाब दिया है। इस चीज को हमको अधिकार रूप से तो लगातार करना पड़ेगा जिससे जिला कलेक्टर दोबारा से ग्राम पंचायत के नीचे काम करने के लिए तैयार हो और रेवेन्यू पर हमारा हक हो। एक कलेक्टर रेवेन्यू का मालिक बन बैठा है, उसको मालिक नहीं संरक्षक बनाना है दोबारा से कि वो गार्जियन रहे, हमारे साथ डायलॉग कर रहे हैं कि सर इसको पैसे को हम इस तरह से खर्च कर सकते हैं, वो हमको आइडियाज दे जिस पर हम उसको खर्च करें, ना कि वो निर्देशन दे कि साहब पानी पे खर्च कर लेना आप या आप सफाई पे खर्च कर लेना। ये दिशा निर्देशन गलत है और ये स्वराज की अवधारणा के खिलाफ है। ये डिक्टेशन है, इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। जो कोई तो जिला कलेक्टर हमको डिक्टेशन कर रहा है कि आपको इस पे खर्च करना है, वो हमें बता रहा है ये तरह हम करेंगे ना, हमें क्या खर्च करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे अलवर जिले के अंदर पानी की समस्या है, हो सकता है किसी जिले में पानी की समस्या नहीं हो सकता है किसी गांव के अंदर पानी की समस्या नहीं हो। जैसे मैंने उसको रिकॉर्ड पढ़ रहा था
इसमें कई कई खर्चे वो ऐसी तरह जोड़ रखे हैं जो जिसको प्रायोरिटी रूप में सरकार द्वारा लागू कर रखा है। वो कुछ गांव बिल्कुल शहर के पास आ गए जिनको पर वो प्रधानमंत्री उनको आवास योजना का उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका पैसा आता है वो कहाँ खर्च हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं। तो हमारा जो ये डिक्टेशन जो कि जिला कलेक्टर के द्वारा हमारा किया जा रहा है, हम इस डिक्टेशन को समाप्त करना चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप समाप्त हो, हम तय करें और उस चीज का रास्ता हमारा जिला कलेक्टर निकाले और उस रास्ते को निकालने के लिए वो रेवेन्यू हमारे पास आए। जो भी खर्चा, जैसे सरपंच साहब आप एक कार खरीदते हैं, आपका उसका कार का खर्चा का जो पैसा है वो वापस आपके पास में है। आप जो उस कार को चलाने के लिए जो पेट्रोल खर्च करते हैं वो पैसा आपके पास वापस आए आपके गांव के अंदर, वो पैसा वो रेवेन्यू आपके गांव का है, उस टैक्स के पर आपका अधिकार है। जिसको अगर मैं कहूँ कि 85% जनता आज भी गांव से जुड़ी हुई है, तो 85% पैसा अगर दोबारा गांव में आ गया तो सब विकास की आप धारा मान लीजिए। ये 3000 करोड़ के आगे आप अनूप जी लगा लीजिए। हाँ सर। हेलो। हाँ सोहन जी, अब कोई और वक्ता आपका हो तो सिर्फ वरना एक लाइन दो लाइन कहूंगा। हाँ यूपी एक से तो जोड़ता जितने हूँ लोग फिर। सेमिनार से जुड़े हुए हैं, इस सेमिनार से प्रेरणा लेके अपने स्तर पर ब्लॉक और जिले में ऐसी सेमिनार करें आपके डायरेक्शन में, अनूप जी के और हनुमान जी के डायरेक्शन में। हाँ मैं अब यूपी ले चलता हूँ। आप हाँ कौन बोलना चाह रहा है? एक सेकंड दूसरा। हाँ बोलिए रतन जी। ये जयपुर और जोधपुर का जो जेडीए है वो करीब 100-150 गांव की पंचायतों को खा गए हैं, उनको पट्टा तक जारी नहीं देने देते हैं। उनका पंचायत भवन बनाने के लिए भी जेडीए से परमिशन लेनी पड़ती है। इस मुद्दे पर भी आने वाले टाइम में सेमिनार पे चर्चा होनी चाहिए। अब आप यूपी लेके चलिए। सर 1 मिनट सर। हाँ बोलिए रतन जी बोलिए। सर मैं पाली जिले से सेंधरा ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ सर। जी बोलिए सर। और मैं मगरा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मगरा क्षेत्र में आजादी के बाद आज भी सर सड़कों की, आंगनबाड़ी की कोई सुविधा नहीं है सर। सड़कें राजस्व गांव से ग्राम पंचायत मुख्यालय तक भी सड़कें नहीं है। और पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग जैतान विधानसभा में है सर, यह आपको सबको पता ही है सर। इतना बड़ा राज्य सरकार को टैक्स जाने के बावजूद सीमेंट उद्योग के आसपास की ग्राम पंचायतों के हालत खस्ता हालत चल रहे हैं साहब। ठीक बात है। ये सारे बंधु है जो लेंगे। आप वीरेश जी आप लीजिए। हम बोलेंगे भाई। नहीं लाल सिंह जी आज सिर्फ आप सुनेंगे, सिर्फ आप मेरे बाद बोलियो लाल सिंह जी, आपको मौका दिया जाएगा मेरे बाद। नहीं अपने लास्ट में आज हमारे रेवेन्यू विलेज में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, भवन नहीं है, बजट के अभाव में पानी होते हुए लोगों को पानी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ पीने का पानी पर्याप्त है, लेकिन लोगों को घर तक पहुँचाने के लिए बजट नहीं है सर। ठीक है भाटी जी। हाँ बोलिए भाटी जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ अब यूपी से वीरेश जी बोल रहे हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश पूरे को ये संभाल रहे हैं। मैं राजस्थान संभाल रहा हूँ, मध्य प्रदेश से रामनारायण जी संभाल रहे हैं, हरियाणा से आज वो साथी जुड़े नहीं। चौधरी साहब एक दूसरा निवेदन ये था कि हमारे राजस्थान सरकार ने पहले मगरा विकास बोर्ड का गठन किया था मगरे के उत्थान के लिए। पिछले 6 सालों में मगरा विकास में कोई पैसा नहीं डाला है कि हम मगरे का विकास कर सके साहब। अभी मैं 1 साल से सरपंच हूँ, 1 साल से 1 भी रुपया मगरा विकास के मद से ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं हुआ है। भाटी जी समस्या बहुत दूर जाके है और उसको जड़ को लेना पड़ेगा समस्या की, तब जाके कहीं कोई समस्या है। तो इसीलिए मेहनत हम लोग कर रहे हैं और उसका परिणाम भी निकलेगा, जरूर निकलेगा। अभी हमारे साथ काफी लोग आज जुड़े हुए हैं, तो भाटी जी आप अपना माइक बंद कर लें प्लीज। हमारे साथ बहुत लोग आज जुड़े हुए हैं और बड़ी अच्छी बात है कि मैसेज अच्छा जाएगा। अनूप जी को मैं विशेष रूप से संबोधित कर रहा हूं अपनी ये बात जो अभी मैं शुरू कर रहा हूं। दरअसल हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं अभी, वो 73rd अमेंडमेंट में जो व्यवस्था दी गई है हम उसको लेकर संघर्षरत हैं। 73rd में, यानी 73rd के अंतर्गत जो 11वें शेड्यूल में हमें 29 विषय दिए गए हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि वो हमें मिल जाएं। मैं आपका ध्यान इस बात पे दिलाना चाहता हूं कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है, 2015 से लेके आज 2021 आ गया, इन्होंने बराबर अमेंडमेंट किए हैं। 15 में किया, 18 में किया, 20 में किया और रिसेंटली अभी 21 में किया। हमें वो सारे दस्तावेज देखने होंगे जो इन्होंने अमेंडमेंट किए हैं
अनूप जी, उतने सारे अमेंडमेंट होने के बाद वो जो लड़ाई है जिसको हम लेके चल रहे हैं, वो लड़ाई का मोर्चा दूसरा बदल जाता है। जितना मैंने गाइडलाइंस को स्टडी किया है, जो लेटेस्ट हमारी गाइडलाइंस आई हैं अभी एफएफसी के जरिए और एसएफसी के जरिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन और एफएफसी की रिपोर्ट के आधार पे जो फेडरल फाइनेंस कमीशन है, उसके आधार पे जो रिपोर्टें तैयार हो रही हैं, उसके अनुसार गाइडलाइंस इन्होंने तैयार की है। हमें उन गाइडलाइंस को पढ़ने की जरूरत है। गाइडलाइंस में स्पष्ट है कि इन्होंने तमाम अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिए हैं, लेकिन उनको देने का जो रास्ता इन्होंने चुना है, 17 विभाग हैं केंद्र सरकार के 17 विभाग हैं, और ऊपर से इनका जो केंद्र सरकार है वो ये यानी पंचायती राज विभाग मूल है, केंद्रीय पंचायती राज विभाग जो सेंटर का है वो, और उसके अंतर्गत 16 विभाग और हैं आपके केंद्र के ही, जो सारे योजनाओं को तैयार करेंगे। ग्राम प्रधान केवल उन योजनाओं पे मोहर लगाएंगे गाइडलाइंस के अनुसार जो योजनाएं उन्होंने बना दी है। अलग अलग मद उन्होंने फिक्स कर दिए। जितनी योजनाएं आज प्रधानमंत्री के नाम से चल रही हैं, चाहे वो किसान विकास की हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, और चाहे वो जो ग्रामीण आवास योजना है, ये सब जितनी योजनाएं हैं ये उसी ग्राम विकास के अंतर्गत आपकी चल रही हैं। जो 29 विषय हैं प्रत्येक विषय में, और जो 3 कानून कृषि लाए गए हैं, ये भी उसी विषय के अंतर्गत ये लेकर के आए हैं कि इसमें हम जो है किसान की आय दोगुनी करेंगे इन 3 कानूनों के जरिए। ये इन्होंने ग्राम पंचायत नियमों के तहत ये दावा किया है अपना, यानी जो पीआरआई है, पीआरआई के अंतर्गत जो व्यवस्था है 73rd अमेंडमेंट के अंदर, जितनी भी विकास योजनाएं 2015 से 2021 तक बनी है, वो सारी ग्राम सभाओं के जो आपके 29 विषय हैं उनको लेकर के बनी है। जब आप विस्तार से इसका अध्ययन करोगे तो आंखें खुली रह जाएंगी आपकी। कोई अधिकार ग्राम सभा को नहीं है, केवल रबर स्टैंप ग्राम सभा रह गया। और रबर स्टैंप में भी उसने कहा है कि इसको पूरे को हम जो है डिजिटलाइज कर देंगे। डिजिटलाइज करने के बाद एक वहाँ कर्मचारी केंद्र सरकार का होगा, एक कर्मचारी राज्य सरकार का होगा, एक ग्राम सचिव होगा, और एक कंप्यूटर ऑपरेटर होगा जो गाइडलाइंस के अनुसार कंप्यूटर ऑपरेट करेगा, डाटा फीड करेगा उसके अंतर्गत, और जितनी योजनाएं ऊपर से आएगी उनका इम्प्लीमेंटेशन। ग्राम प्रधान के जिम्मे केवल ये है कि जो योजनाएं आ रही हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के थ्रू, उनका प्रचार प्रसार करना है योजनाओं का, और जिस तरीके से वो कहें डीएम और आपके बीडीओ वगैरह वो सिग्नेचर करके भेज दें। उसमें थोड़ा सा ये धन देते हैं उसको, यानी 10 लाख 20 लाख रुपए एक ग्राम सभा को दे दिया, उसके अनुसार एक यानी ये बना रहे कि ग्राम सभा को हम दे रहे हैं। उसमें 10% इम्प्लीमेंटेशन का होता है और 90% योजनाओं के लिए होता है, जिसमें खड़ंजे वगैरह लगाने का काम, कोई आपको गांव में स्वीपर रखना है उसके लिए, या जो आपने स्टाफ रखा है 2 पंचायत सचिव और ये आपके ने जो दूसरा कंप्यूटर ऑपरेटर रखा है इसकी, और अपने जो निजी खर्चे हैं गाड़ी वगैरह के, पेट्रोल वगैरह के, ग्राम प्रधान के, उसके लिए पैसा रहेगा 10% और 90% मिला करके। वीरेश जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। शायद हरियाणा से अमित जी जुड़े हैं, वो कह रहे थे हाँ, अमित जी को ले लेता हूं मैं, क्यों उनको पास वो कह रहे थे जाने का। अमित जी, आप यदि ऑनलाइन है तो आप अपने गांव की पंचायत के बारे में हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने कई बार आप वर्चुअली हमारे से जुड़ चुके हैं, 29 विषय तो हमारे साथ है ही, लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन से बजट लेने की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। तो अमित जी अपना माइक खोलें और अपनी बात को रखें कि हम लड़ाई को किस तरह से सारे राज्य मिलकर संगठित रूप में लड़े, हाईकोर्टों से लड़े, कैसे लड़े। अमित जी। हाँ अमित जी, आप ऑनलाइन है क्या? अमित जी हरियाणा में से नहीं है, वो छोड़ गए अमित जी, वो कहीं ऑन रूट है। तो ठीक है, आप अपना वीरेश जी संक्षेप में लो। फिर एमपी से रामनारायण जी, वो आपके पंचायत वाले जुड़े हैं क्या, वो जिला परिषद के जो हैं साथी? सर वो थोड़ी सी देर लगेगी उनको, अभी एक कार्यक्रम में है, वो थोड़ा सा जुड़ेंगे जरूर, पर थोड़ी देर लगेगी। थोड़ा 15-1 मिनट आप उनको लेफ्ट करके उनको को भी 5-10 मिनट आप अपना मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, फिर हम जॉइंट एक्शन करेंगे ना, तो उसका एक भारत सरकार तक एक मैसेज आएगा।
ठीक है ना, तो वो तो उनको आप फोन करो, तब तक जो वीरेश जी अपनी बात को सम अप करो। जी, मैं प्रयास कर रहा हूं संक्षेप में ही लाने का, लेकिन ये विषय इतना विस्तृत है हनुमान जी कि इसको कहां तक हम बचा के चलें। मैं कल रात से इसकी स्टडी कर रहा था, जो आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी। ये जो गाइडलाइंस है इनको मैं स्टडी कर रहा हूँ। ये 9 चैप्टर इन्होंने इसमें दिए हैं गाइडलाइन में, और ये तकरीबन 192 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने स्टडी किया है, जो पंचायत उत्तर प्रदेश पंचायत राज को लेकर के है, और जो व्यवस्था इन्होंने की है उसके अंतर्गत मुझे तो ऐसा लगता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का एक कंसेप्ट हमारा था कि पंचायत राज के थ्रू पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, एक लोकतंत्र का जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का कंसेप्ट हम लेकर के आ रहे थे, वो कंसेप्ट जो है टोटली सेंट्रलाइज हो चुका है, दिखावे के लिए, यानी हाथी के दांत खाने के ओर, दिखावे के ओर। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ एक कहावत होती है गांव में कि कोठी कुटले को हाथ नहीं लगाना और घर बार तुम्हारा, इस तरह की व्यवस्था यहाँ दी गई है। और उस व्यवस्था में ग्राम सभाएं करने के लिए उनके पास कोई विषय छोड़ा नहीं गया है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम सवाल उठाएंगे, उनसे पूछेंगे, तो वो कहने के लिए है उनके पास डॉक्यूमेंट्स काफी कि हमने तो पूरे 29 के 29 विषय ग्राम सभाओं को सौंप दिए हैं। वो केवल सहायता करने के नाम पे, फैसिलिटेट करने के नाम पे उन्होंने पूरी सिस्टम को इन्होंने कैप्चर कर लिया, ग्रैस्प कर लिया, पूरा उनका उस पे होल्ड है। तो हमें लड़ाई बुनियादी जाके लड़नी पड़ेगी, और वो बुनियादी लड़ाई जो है हमें राजनीतिक फ्रंट पे भी जाके लड़नी पड़ेगी, सोशल फ्रंट पे भी लड़नी पड़ेगी, और वो जो है जुडिशरी फ्रंट पे भी हमें लड़नी पड़ेगी। 3 मोर्चों पे एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके ये बात चलेगी। इस बीच में हम कम से कम उत्तर प्रदेश में एक चीज करवाने में सफल रहे हैं कि हमने जो अपना एक राष्ट्रीय लोकदल यहाँ है अपने उत्तर प्रदेश में सक्रिय, उनके मैनिफेस्टो में हमने इस मुद्दे को रखा है जो पंचायत राज का विषय है। बाकी पार्टियों के तो एजेंडे में है ही नहीं ये चीज, लेकिन उस पार्टी के एजेंडे में हम इसको शामिल करवाने में कामयाब रहे हैं, और प्रयास करेंगे कि और भी ज्यादा इसको हम हाईलाइट करें। जितना ज्यादा हाईलाइट करेंगे, और हाईलाइट करने का वो मसला अब नहीं रह गया हनुमान राम जी कि हम कहें कि 23 विषय हमें 29 विषय हमें दे दिए जाएं। 29 विषय देने का सवाल ही खत्म हो चुका। अब तो जो 29 विषय इन्होंने केंद्र ने ग्रैस्प कर लिए हैं, उनके कब्जे से छुड़ा करके, और जो इसमें पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मॉडल है उसको लागू किया जाए। यानी योजनाएं बनाने का काम केंद्र सरकार का नहीं रहेगा, योजनाएं ग्राम सभा के स्तर पे बनेंगी, और जो ब्लॉक के और उसके जिला स्तर, जिला पंचायत के स्तर पे वो ऊपर भेजी जाएंगी। राज्य सरकार को भी अधिकार इन्होंने नहीं छोड़े हैं, क्योंकि मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो सेंटर के पास जा रहा है, जीएसटी के जरिए भी, दूसरे जरिए भी। तो वो उस व्यवस्था को हमें देखते हुए अब ये व्यवस्था दूसरी लड़ाई दूसरे मोर्चे पे जाके लड़नी पड़ेगी। इसकी तैयारी व्यापक रूप से सभी लोग करें, जितने ग्राम पंचायतों में पढ़े लोग या हमारे साथ जुड़े हैं वो सब इसकी स्टडी ज्यादा से ज्यादा करें, वकील लोगों को अपने साथ जोड़ें और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ें। अनूप जी जैसे लोगों की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं इस समय। धन्यवाद हनुमान राम जी, आपकी जो और बोला में मेरा हो गया। ठीक है विदेश जी, अब मैं बिजोलिया से वीडियो जुड़े हुए हैं, एक बिजोलिया वीडियो साहब कोई अपनी बात रखना चाहिए तो मेरे यहाँ पे आईडी बिजोलिया वीडियो के आ रहा है, आप अपना माइक अनम्यूट करके वीडियो साहब अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। हमारे बिजलिया के अंदर भी बहुत सारा रेवेन्यू इकट्ठा होता है, पर ग्राम पंचायतों को बहुत कम राशि दी जाती है सर। तो ठीक है सर, अब आप हमारे साथ में जो भी हम सहयोग हैं, हम देखो कई फ्रंट में लड़ाई लड़ रहे हैं। आज का फ्रंट है जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का है, एक 29 सब्जेक्ट का भी है, एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में ग्राम सभा को सशक्त करने का भी, ग्राम सभा से लोकसभा चले, नेक्स्ट लोकसभा से ग्राम सभा चले, ये भी हमारा मिशन चलता है कि ग्राम सभा को सशक्त करने का मिशन हम ले रहे हैं। और जब ग्राम सशक्त होंगे तो भारत सशक्त होगा, ये हमने माना है। तो अब सोहन जी कोई और वक्ता आपके ध्यान में हो तो मैं एग्जैक्टली पहचान नहीं रहा हूं, तो अपनी बात को रखें, क्योंकि आज हम बहुत कम बोलेंगे और कोई विशेष बात आएगी तो अनूप जी से कोई सवाल हो तो आप ले सकते हैं, और कोई होगा तो हम आगे कई मीटिंग है और भी जो है आप तय करोगे मीटिंग तो हम आ जाएंगे। तो और कोई साथी को आप ले, कोई हो तो जो इंटरेस्टेड हो। और इसमें वीडियो रानीवाड़ा जुड़े हुए हैं, यदि वो बात रखना चाहे तो वीडियो रानीवाड़ा।
वीडियो रानीवाड़ा अपना माइक खोले। नमस्कार अनूप जी हाँ और नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों। नमस्कार जी। राज्य वित्त आयोग के संबंध में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि पंचायतों को जो हिस्सा सरकार ने देने का जो निर्णय लिया है वो हमारे अपेक्षित हिस्से से काफी कम है। साथ ही कई जगहों पे जैसे सरपंच साहब कैरू ने बताया था कि जो रॉयल्टी का जो पैसा है वो भी हमें पंचायतों को नहीं मिल रहा। पहले क्षतिपूर्ति और समुन्नोदेशन के नाम से कुछ किस्तें कुछ जगहों पे हमारे राजस्थान में आती थी, आजकल वो भी आनी बंद हो चुकी है। साथ ही कुछ रेवेन्यू जो डायरेक्ट सीधा भी दिया जा सकता है, जैसे कन्वर्जन का रेवेन्यू है वो पंचायतों को सीधा तहसील से ही हस्तांतरित किया जा सकता है। जिस तहसील में जिस पंचायत समिति में जो कलेक्शन होता है वहां से सीधा भी जिस पंचायत के कन्वर्जन का पैसा लिया जा रहा है या वो भी सीधा दिया जा सकता है। साथ ही जिस रूप में मतलब हमारा जो रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए वो रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर डाटा के बेस पे होना चाहिए और पिछले सालों में जो हमारा कलेक्शन रहा है उसके आधार पे होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आजकल हम देखते हैं कि ग्राम सभाओं की जो वैल्यू घटाई जा रही है, जिस तरह से हमारे अधिकार जैसे जो 29 विषय दिए गए थे उन विषयों को देने के बावजूद भी हमारे पास में उन विषयों के संबंध में निर्णय करने के अधिकार धीरे धीरे वापस लिए जा रहे हैं। हम ये मानना है कि जो विषय हमें दिए हैं उनके संबंध में हमारे पास में शक्तियां उतनी नहीं दी जा रही है। तो मतलब संस्थाओं को भी सशक्त किया जाना चाहिए, साथ ही रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, ये तो है ही। क्योंकि पंचायती राज की जो मूल भावना है उसका संरक्षण जब तक नहीं होगा तब तक जो है जो संवैधानिक प्रावधान है उनका सही उपयोग नहीं हो पाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो साहब। अब जो अपने देखो मेन जहां चल रहे हैं ना, इस बात पे फोकस कर लें कि राजस्थान के वित्त आयोग ने हमारे से ये सुझाव मांगा है कि आप क्या चाहते हो। तो जब हम मांग रहे हैं तो हम चाहने वाली बात को रखें। हम क्या चाहते हैं तो हम ये चाहेंगे कि जैसे अनूप जी ने नगरपालिका के लिए हाईकोर्ट तक की जुडिशियल लड़ाई लड़ी और फील्ड पे भी लड़ रहे हैं, और यूपी से वीरेश जी लड़ रहे हैं, हरियाणा से भी कुछ साथी हैं, एमपी से भी साथी हैं, ये लड़ रहे हैं। तो वो तो एक अलग अलग स्टेट वाइज 29 विषयों की लड़ाई है। हम अभी जो फोकस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि स्टेट फाइनेंस कमीशन राजस्थान को हम लिख के दें तो सरपंच संघ के जितने भी सरपंचों का जो भी इनका बना हुआ है ब्लॉक लेवल पे, उनके लेटर हेड पे उन सरपंचों के सब साइन होकर के कुछ कुछ बातें लिखते हुए डेलीगेशन दे कि हमारा इतना % हो। और पहले हम एक ग्रुप डिस्कशन कर लें कि साहब हमने तो ये बनाया है, फिर हम आपस में कर दें कि भाई ऐसे तो हम कह नहीं सकते कि साहब 100 रुपए आए पूरे ही आप दे दो। क्योंकि विकास की एक प्रक्रिया जो है एक सिस्टम को लेके है, हम ऐसा भी एकदम नहीं कह सकते कि सारा हम कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम उपयोग जिस आदमी ने कमाया है, जिस आदमी का सहयोग है उसके लिए हो, ये धारणा जरूर आनी चाहिए। और ये नहीं आती है तो ये वो आदमी फिर कमाना बंद कर देगा। जैसे केरू सरपंच कोशिश करेगा कि भाई मैं मेरे अपने तरीके से अपना कोई टांग अड़ूं, कोर्ट में जाऊं, इसके लाऊं, हो सकता है सबका रोजगार बंद हो जाए। परिस्थिति इतनी खड़ी हो सकती है कि ये प्रॉब्लम आ जाए। इधर ये जीएसटी वाले कहेंगे कि आप भाई आपने जब जमीन हमें दी है 29 विषय के अंदर सरपंच को दिया है, आप स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन घुमा करके पट्टे काट करके और उनका टैक्स कलेक्शन करके सेंटर में ले जाने जा रहे हो। आप लोगों को ये 24 अप्रैल को पिछले साल प्रधानमंत्री कई तरह की ऐसी बीच में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया कि ग्राम पंचायत और सरपंच ये साइड में हो गए। ग्राम एक सशक्त यूनिट बने, इस बात की धारणा लेके चलते हैं, लेकिन सबको हम सहयोग करें, लेकिन सब तो उसके हिसाब से कहेंगे। तो अब हरियाणा से मेरे साथ में अमित जी कादियान जुड़ चुके हैं। आज लाल सिंह जी, आज आपका नंबर नहीं लगेगा, हम इनकी बात सुनेंगे, हमें कोई ज्ञान नहीं देना, इनकी बात सुनना है, ज्ञापन बढ़ाना, इसलिए आप सिर्फ बात हो तो हम आपस में फोन पे बात करें। आप ज्ञान दे रहे हो, उसे सही करने दो ज्ञान को। नहीं, ज्ञान का सही का मतलब नहीं है। हम जो है ना, हम उसे तो बोलने दो। आप जो बात है ना वित्त आयोग की गाइडलाइन, तो 2 मिनट बोलने दो। हाँ
2 मिनट बोलने दो, कोई नहीं, लाल सिंह जी को दे दो 2 मिनट में क्या देखो बोलने दूसरों दो, का बात है ना इसमें। सुन लो इनकी। हाँ, जो कादियान जी आप जुड़ गए, अमित जी कादियान हरियाणा से जुड़ चुके हैं। अमित जी अपनी बात को रखें। आप रास्ते से भटकाते हो भाई साहब। जी मैं कोई नहीं भटकाता हूँ, आप अपने स्तर पे रहे। आप इस तरह की भटका रहे हो, आपको बस एक ही रास्ता चल रहा है बस, कि आप कैसे भी करके वो भड़का रहे हो आप। अरे भड़काना लाल सिंह जी, अमित जी को जाना है, इनका हो जाए, आपका कराएंगे बाद में। उसमें जो लिखा आपका हो जाएगा, होगा आपका। आप बोल दियो, आप अमित जी को जाना है, उनको बुलवाए हैं हम। अमित जी आइए आप। मैं आपको अमित जी का परिचय करा दूं कि ये एक ऐसी ग्राम पंचायत है हिंदुस्तान की जिसमें 75 के अंदर इनका नाम आया है। और पहले तो अमित जी आप अपने बताएं ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास हुआ, और फिर आप ये बताएं कि हमारी इस लड़ाई में स्टेट फाइनेंस कमीशन में हम क्या बात करें। अमित जी अपना माइक खोलो और अपनी बात को रखो। अमित जी आप सुन रहे हैं मुझे? आप ऑनलाइन हैं? अभी जुड़ा हूं मैं। हाँ बोलिए अमित जी, बोलिए। आप ऑनलाइन ऑन रूट है, क्या बात है आपका? कभी माइक कटता है? आप अपना माइक खोलिए, अपनी बात को रखो, वरना किसी और दूसरे को लेता हूं। अमित जी आपका माइक बंद है। अमित जी कहीं ऑनलाइन है, कहीं रूट में नहीं है। आप सोहन जी कोई आपका कोई वक्ता है, उनको ले और फिर बाद में आगे बढ़ाते हैं, फिर लेते हैं दूसरे को। सोहन जी माइक तो खुला है। सर, मैंने मैसेज डाला है हनुमान जी के कोई सरपंच या कोई जानकार बात रखना चाहे तो मैसेज लिख के आपसे परमिशन ले सकता है। मैं तो आज आपको सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि ये अच्छा काम शुरू हुआ। और अपने 2 अक्टूबर को नागौर में भी इस पे चर्चा की थी, उसी चबूतरे पर। चलो ठीक है। एमपी से शिगा जी जुड़ गए। चलो मध्य प्रदेश से शिगा जी जुड़ गए हैं। शिगा जी, हम इस बात पे अभी डिस्कशन कर रहे थे कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को हम डेलीगेशन देना चाहते हैं। राजस्थान के स्टेट फाइनेंस कमीशन ने मांगा है, तो हम इस बात को समाहित कर रहे थे कि हम कितना प्रतिशत मांगे। राजस्थान का स्टेट फाइनेंस कमीशन 5वां जो था वो 7.186% हमारा कुल राजस्थान का रेवेन्यू उसका दे रहा था, पंचायत और नगर पालिका दोनों को मिला के। अब आपके एमपी में क्या परसेंटेज है? आप लोगों का स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या कर रहा है? कोई दया उनकी ज्यादा है गांवों पे या नहीं है? थोड़ा सा हमें उस तरफ अपना बात को रखा है दर्शक जी। ये था कि एमपी में दे रहा 50 और 80 नियमित दे रहा है, और वो पूरी जानकारी कितने परसेंट मेरे को ये जानकारी नहीं है कि कितना परसेंट दे रहा है। आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है। हेलो, आ रही आवाज अब? हेलो, हाँ अब आ रही है, बोलिए। आ रही है आवाज ना? हाँ, ये है कि राज्य वित्त आयोग से जो है ठीक है, कट रहा ये कट रहा है ना? अब हाँ अब ठीक है, बोलिए। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हाँ, तो ये जो है राशि तो मिल रही है, पर अब वो कितने परसेंट और उसका क्या हो रहा है ये पूरी जानकारी मेरे पास अभी है नहीं। अगर एक दिन पहले मेरे को 2 दिन पहले मालूम पड़ जाता तो मैं इसकी पूरी जानकारी थोड़ी तैयारी कर लेता थोड़ी सी। तो अब मैं इसको निकाल के और फिर आपको बता पाऊंगा। ये मतलब यूं अभी तो संभव नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि राज्य वित्त आयोग के मेंबर कितने हैं ये जानकारी आपके पास है? वो कब उनका टेन्योर कब खत्म हो रहा है? नहीं हो तो ये जानकारी आप हमें लिख के भेजो, हम लोगों को शेयर करेंगे बाद में। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल।
मैं जो है पंचायत ये जानकारी कल तक निकाल के आपको दे दूंगा, कल दे दूंगा। एमपी का स्टेट फाइनेंस कमीशन किस तरीके से कितना पैसा गांव को देता है, कितना पैसा शहर को देता है और किन किन मुद्दों पे देता है। जैसे राजस्थान का माइनिंग के ऊपर भी कुछ परसेंटेज है, कहीं कैसी जगह जोड़ रहे हैं, तो एमपी वाले क्या कर रहे हैं, हरियाणा वाले साथी जुड़े थे लेकिन उनका वो बेटा नहीं, वो शायद तो ऑन रूट है, वो जल्दी में थे, इस हिसाब से वो जुड़ नहीं पाए। तो मैं थोड़ी इसमें थोड़ी स्टडी कर लूं, मैं इसकी वो मतलब थोड़ा साहित्य इकट्ठा करके स्टडी कर लूं। मैंने वो रामनारायण जी को कहा तो था, मैंने कहा एमपी की घटना भी हम चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पा रही। अब चलो लाल सिंह जी आप जुड़े हुए हैं, हमीद जी आप जुड़े हुए हैं, आप अमित कादियान जी आप ऑनलाइन हैं प्लीज। हाँ जी, हाँ नमस्कार, आप शुरू करें। हाँ बोलिए अमित। सभी को मैं नमस्कार करना चाहूंगा और क्षमा मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हूं। मैं परिचय देना चाहूंगा कि मैं ग्राम पंचायत काहनौर रोहतक हरियाणा से सरपंच हूं। 6 स्टार मेरी पंचायत है और 7 बार नेशनल अवार्ड मेरे को मिला हुआ है। और गांव के अंदर एज सच जितनी भी नीड होती है, बेसिक नीड, चाहे वो आरओ के पानी की है, डिजिटल लाइब्रेरी की है, सुंदर पार्क की है, कम्युनिटी सेंटर की है, तो मूलभूत सुविधाएं सारी हैं हमारे गांव के अंदर। और वो पिछले 5 साल के अंदर मेरे ही टर्नओवर में ये सब पूरी हो पाई हैं। तो अभी जो विषय था कि हमारे जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के कितने सदस्य होते हैं, तो मैं माफी चाहूंगा कि मेरे को भी नॉलेज नहीं है। अगर आप कहेंगे के दे दूंगा कि कितने सदस्य हैं और कितना उनका कार्यकाल है। मैं 2 चीजें आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अभी तक तो ये था कि हम जो नेशनल लेवल से जो 15वां वित्त आयोग, इससे पहले 14वां वित्त आयोग था, उसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है और वो 10 दिन के अंदर, जैसे ही उस स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा, उसके 10 दिन के अंदर अंदर उसको रिलीज करना जरूरी होगा। अगर वो 10 दिन के अंदर रिलीज नहीं करते हैं तो उसके उनको पेनल्टी लगती है। ये तो है 15वां वित्त आयोग की बात। और इसके अलावा जो हमारे पास पैसा आता है, चार्जर, इसके अलावा जो पैसा हमारा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की तरफ से, वो काफी कम आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है। इसके अलावा हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू कर रखी है, HRDF, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड, उसके तहत हमारे पास पैसा आता है। ऐसा उसके लिए थोड़ी सी जरूरत ये होती है कि जो स्थानीय विधायक या जो रूरल पार्टी का MLA या फिर CM घोषणा अगर हो जाती है तो वो पैसा मिलता है। देसी छोटी शब्दों में मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमारा स्थानीय सरकार का कोई विधायक है तो उससे हमें अपनी डिमांड रिकमेंड करानी पड़ती है, उसके बाद एस्टिमेट बन के और वो हमारे चंडीगढ़ राजधानी HRDF का जो हमारा बोर्ड है वहां पर भेजना पड़ता है और सरकार उसको पैसा दे देती है। तो उसके अंदर मतलब पहले पाओ वाली स्थिति रहती है, कोई फिक्स अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले माननीय CM साहब ने हमारे बताया था कि हम ऐसी कोई घोषणा करना चाह रहे हैं, ऐसे कि प्लानिंग बना रहे हैं, 1000 रुपए सालाना ग्राम पंचायत में आएगा। तो अगर वो योजना शुरू हो जाती है तो एक अच्छा खासा अमाउंट पंचायत के पास आता रहेगा और विकास कार्य करते रहेंगे। तो 2500 कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक गांव में 1 साल के अंदर आने का। तो 2500 पर कैपिटा है ना अमित जी, 2500 पर कैपिटा। हाँ पर कैपिटा, या हाँ पर कैपिटा समझो, पर पर्सन। हाँ पर कैपिटा है, क्योंकि यूपी में 448 है, 448 रुपए है यूपी में इस समय, और वहां का 2500 है, बहुत ज्यादा है, ह्यूज अमाउंट। 2500 अभी किया नहीं है, वो करने वाले हैं। पर जैसे आपने बताया यूपी का 440 समथिंग है, पर हमारे यहाँ जो भी है वो उसके हिसाब से नहीं आता। हम तो अपने एफर्ट से लेके आते हैं और हमारे यहाँ 2500 नहीं 3000 भी आ गया होगा इस हिसाब से। अगर जिस हिसाब से हमने प्लानिंग करके विकास कार्य किए हैं तो मैं ये मानूंगा कि मेरे यहाँ तो 3000 के करीब पर कैपिटा आया होगा। तो ठीक है, एक तो बात में है अहमद जी कि हमारी लड़ाई जो है वो ये है कि
ग्राम सभा सशक्त हो। इसमें एमएलए सशक्त हुआ या चीफ मिनिस्टर सशक्त हुआ, उसने अपने बंदरबाट के हिसाब से अपने तरीके से बांटा। हमारी लड़ाई यह है कि गांव की ग्राम सभा जो कहे वो राष्ट्रपति माने, मुख्यमंत्री माने, एमएलए माने, प्रधानमंत्री माने, और ग्राम का पैसा गांव के हिसाब से हमारी एक अवधारणा रहेगी कि भाई पैसा जो हम दे रहे हैं उसका हमें परसेंटेज जो है इस तरीके से दे। ये हम स्टेट फाइनेंस कमीशन से सामने हम रखना जाएंगे। और बाकी जो राजस्थान के सरपंच साहिबान जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं हरियाणा के अंदर 7 स्टार का सिस्टम है और वहां पे स्टार मिलता है कि जो जो फैसिलिटी दे रखी है इन्होंने उस हिसाब से स्ट्रिंग दे रखे हैं। तो 7 स्टार तो अभी तक कोई हरियाणा की नहीं हुई है, लेकिन 6 स्टार की काफी पंचायतें हैं जो है उसमें आपकी है। और ये 75वां जो महोत्सव है मंदरा है अमृत महोत्सव, इसमें आपकी सरपंच साहब की भी इनकी पंचायत भी है। तो हम इनकी पंचायत में वर्चुअल गए थे और इनके पंचायत की ग्राम सभा हमने वर्चुअल अटेंड की थी। हम पिछले कई टाइम से ग्राम सभाओं को वर्चुअली जोड़ रहे हैं और उनको एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि आप अपने आप में सशक्त बनो, अपने आप में अपनी ताकत दिखाओ। पूरे हिंदुस्तान की ग्राम सभाएं जब एक हो जाएगी तो भारत का एक अलग नक्शा होगा और उसके अंदर हम निचोड़ से रहेंगे। इसमें कुछ साथ अपने हिसाब से, जैसे लाल सिंह जी कुछ अपनी बात को अपने तरीके से रखेंगे, हम सुनेंगे अपनी बात को, लेकिन पहले हम अपने अधिकार, अपना हक, अपना जो मिशन है उसको कहना चाहेंगे। अमित जी कुछ कहना चाहेंगे, आप कहें फिर मैं आगे चलता हूँ। मेरा लाल सिंह जी मैं ले लूंगा। अमित जी अगर अपने ऑफिस में है, अमित जी, हाँ जी, अमित जी अगर अपने ऑफिस में है तो जरा एक बार ऑफिस के हमें वो दर्शन करा दो जो आपके अवार्ड वगैरह मिले हुए हैं। सर आज मैं कैमरा घुमा के एक बार जरा दिखा दो। आज मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं ऑफिस से बाहर हूँ, मैं आज नहीं दे पाऊंगा। इट इज अवर बैड लक। चलो चलिए चलो अच्छा मैं एक चीज आप कोई बात कहना चाह रहे थे? मैं आपके मन से एक बात कहना चाहूंगा हनुमान जी। जो अभी नेशनल लेवल के ऊपर जो 15वां वित्त आयोग का जो पैसा आता है उसके लिए सभी ग्राम पंचायतों को अपनी जीपीडीपी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जिसको हमारी योजना हमारा विकास भी हम कह सकते हैं, ये बनाना बहुत जरूरी कर दिया है कि जो पैसा 15वें वित्त आयोग का जो आएगा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से वो तभी खर्च हो पाएगा जब उसमें जीपीडीपी के अंदर वो कार्य शामिल किया जाएगा। ये मैं सभी जो भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको कहना चाहूंगा कि जीपीडीपी जो है वो अपनी अच्छे से बनाओ, तभी वो पैसा खर्च होगा। आगे आने वाले समय में ना सरकार काफी। इसके अलावा मैं आप लोगों से अनुरोध भी करूंगा कि सरकार से एक आप ये भी हमारी मांग रखी जाए कि जो हम ग्राम सभा में जीपीडीपी तैयार करते हैं, मिलकर ग्रामीणों की समस्याएं नोट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जो जीपीडीपी बनती है, जीपीडीपी में सिर्फ हम उसी पैसे को की प्लानिंग कर सकते हैं जो 15वां वित्त आयोग में आ रहा है और उसके अलावा नहीं कर सकते। जब ग्राम सभा करते हैं 100 आदमी बुला लिए तो 100 की डिमांड हमें पूरी करनी पड़ती है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से ये चाहेंगे कि जो गांव का जो प्लान तो सरकार बनवा रही है और वो ये बना रही है कि भाई हमने 10 देने, 10 की प्लान नहीं करो, ऐसा नहीं है। हमारी जो नीड है, हमारी अगर 100 की नीड है, 150 की नीड है, तो 150 के हिसाब से हमारा प्लान जो तैयार होता है उसके हिसाब से हमें पैसा मिले। तो इसीलिए हमें ग्राम सभाओं को मजबूत करना पड़ेगा। धन्यवाद। प्लान भी उसी मद की बनानी पड़ेगी। देखो एक बात बताऊं अमित जी, अभी ये वीरेश जी यही बात कह रहे थे सर्कुलर की। सबसे बड़ा जो प्लान बना है वो ये बना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा ढांचा और बजट अपने हाथ में लेकर के पूरा का पूरा राज्यों को बिल्कुल कमजोर करके, राज्यों को किसी प्रकार की शक्तियों को हीन करके और ग्राम पंचायतों से डायरेक्ट जुड़ने का ये कवायद है, जिसमें स्वायत्त जो आपकी जो स्वामित्व योजना वाली जो प्लान आया, जो ड्रोन से आपको पट्टे मिलेंगे, दूर से प्लान आएगा, कुल मिलाकर के राज्य को म्युनिसिपैलिटी का दर्जा मिल जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट जुड़े पंचायत से। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप पंचायत से लड़ने के बजाय ग्राम सभा से जुड़े, डायरेक्ट पैसा ग्राम सभा को आए, इस बात की लड़ाई हम कर रहे हैं। 15वां वित्त आयोग का पैसा अलग है और स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा अलग है। हमारी अभी लड़ाई पहला हमारा एक युद्ध है, वो है स्टेट फाइनेंस कमीशन पैसा बढ़ाए। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन कह देगा कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं भाई, हमने तो जो है जीएसटी में दे दिया, पूरा पैसा तो दिल्ली को दे दिया, अब दिल्ली वाले जब देंगे हम आपको दे देंगे। ये एक बार स्टेट फाइनेंस कमीशन हमें कहेगा, लेकिन हम ये कहेंगे कि भाई हमारे गांव के पैसे यदि आपके पास आए किसी न किसी रूप में, रेवेन्यू के रूप में,
तो हमें उसी परसेंटेज के हिसाब से दो। तो ये हम एक बार हम डेलीगेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय एक तरफ तो सेंटर से लड़े, एक तरफ राज्य से लड़े, राज्य सेंटर से लड़ रहा है, तो ये बड़ा एक जोल हो गया। पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन की वजह सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। भारत सरकार पूरा पैसा ले रही है, उस हिसाब से हो रहा है। उसी बात को अब अनूप जी एक लाल सिंह जी को सुन लो, तो फिर आप उसके हिसाब से कहना। लाल सिंह जी, आप अपनी बात को 5 मिनट में क्या कहना चाह रहे थे, आप बताइए। देखिए, राज्य वित्त आयोग जैसा रखा है, राज्य वित्त आयोग कैसे बना, क्यों बना, उसका क्या उद्देश्य है, ये हमको साफ होना चाहिए। राज्य वित्त आयोग बना था 73rd अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट को क्रियान्वित करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बीच में पैसे को बांटेगी, जो भी उसका बजट है। ये स्पष्ट है उसमें, स्टेट गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट द मनी बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। लेकिन जब आप एक पार्टी हो और आपको ही वो हाथ में दे दिया जाए, वो क्या बांटेगा? मेरे और आपके बीच में बांटना है, तो आप क्यों बांटोगे मुझे? आपने 7% दे के पीछा छुड़ाया। असल बात यह है कि आपकी स्टेट की मंशा नहीं है कि उसमें आपको पैसा दें। आप देखिए, साफ लिखा हुआ है उसमें, स्टेट विल डिस्ट्रीब्यूट द मनी और द फंड बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। जब वो ही बांटेगी और थ्रू स्टेट फाइनेंस कमीशन, और उसने कह दिया 7% दे देंगे, क्यों दे देंगे भाई 7%? जो भी फंड है उसको लॉजिकली आप बांटो। काम स्टेट ने खराब कर रखा है, आप उसे इधर उधर करते हो, कोई बात नहीं है। आगे की बात यह है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन की जब तक जरूरत है, जब तक आपकी जिला गवर्नमेंट नहीं बनती। जब आपकी जिला परिषद गवर्नमेंट बन जाती है, जब आपकी सेल्फ गवर्नमेंट तरह काम करती है, तो फाइनेंस की जरूरत नहीं है। फिर गवर्नमेंट वही खुद ही होगी, उसको फंड अपने आप आ जाएगा, उसको ग्रांट एंड एड आएगी, उसको ग्रांट एंड एड स्टेट को देनी पड़ेगी। तो असल बात को समझो। बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों बांटे? स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बीच में बांटने हमारा तीसरा ना हो, बस यही मेरा निवेदन है। यही बात चल रही है, आप जो कह रहे हो यही है कि एक्चुअली क्या भरम है। भरम ये है कि लोग जो सरपंच है ना, उनको यही पता नहीं कि 15वां वित्त आयोग कौन सा वो है, सेंटर का वो 281 के तहत है, 281वें अनुच्छेद के तहत है, और ये जो है अनुच्छेद है 243 आई और वाई जो है नगर पालिका के लिए। अब ये लोगों को पूरी जानकारी नहीं है कि स्टेट का पैसा कितना आया। तो बीडीए साहिबान जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बिजोलिया के उनके, तो मैं उनसे चाहूंगा कि आप हमें ये भी गाइड करें कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के हिसाब से क्योंकि अनूप जी ने स्टेट फाइनेंस कमीशन से जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि साहब हम तो 281 में ही सब बजट दे देते हैं, हमारा 243 आई और वाई का कोई लेना देना नहीं है। अरे तो सेंटर का पैसा है, उसको आप इस गली से क्यों दे रहे हो? सेंटर का अलग और स्टेट का अलग दो, और इनको बताओ कि स्टेट का फंड ये आपस में क्या है कि इन लोगों का पैसे का गड़बड़ जाला है। अब ये बीडीओ लेवल पे तो पता होता है, लेकिन नीचे के लेवल पे सरपंच और इनको पता नहीं होता कि भाई पैसा कहां से आया। अब ये नरेगा का पैसा भी पंचायत का पैसा मानते हैं, दूसरा जो पैसा आता है वो भी पंचायत का मानते हैं। पार्टी में बांटने वाला एक पार्टी है, तो वो कैसे बढ़ जाएगा? सही मैं कह रहा हूं ना कि बांटने वाला हाँ, ये गड़बड़ जाड़ा है। लाल सिंह जी इसी बात को कर रहे हैं। हाँ, तो अनूप जी अब आप अपनी बात को मैं पहले सोहन जी को ले लूं। सोहन जी, कोई और बंदा हो, कोई क्वारी हो, उसको ले लें, फिर हम मीटिंग को समाप्त करेंगे, क्योंकि हम मीटिंगों को ज्यादा लंबी नहीं खींचते, बहुत ही शॉर्ट और स्वीट बात करते हैं, उसी में हमारा भला है, उसमें आनंद आता है पहले से ही। तो अमित जी की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ सर। अरे आपको तो पूरा जवाब देना ही है। एक बार सोहन जी को ले लूं मैं, उनका कोई साथी बोलना चाहे तो उनको ले लें, फिर आपको समाप्त करना है पूरा ही। सोहन जी, कोई और बंदा किसी की कोई क्वारी हो इस बात के लिए कि हमें ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसी वर्चुअल मीटिंगें ले लेके, ऐसे बीडीओ साहिबान जुड़े, आप लोग जुड़ो, सरपंच जुड़े, तीनों कड़ी जुड़ेगी तो हम एक निचोड़ पे पहुंचेंगे कि पैसा आता कहां से और जाता कहां, कैसे जाता है। तो ये बड़ा एक सवाल है। हाँ, बोलिए सोहन जी। फिर ये जो आपने सवाल खड़े किए आज 2 अक्टूबर से लेके आज तक, ये सवाल हम 30 साल में खड़ा नहीं कर पाए, और ये अच्छा एक प्रयास है
मैं मैसेज डाल दिया कि कोई भी अपने परिचय के साथ हनुमान जी से परमिशन ले सकते हैं, परंतु लगता है कि हम लोग अपडेट नहीं है तो बात नहीं कर पाते। इसलिए जो एक्सपर्ट है और जिसको जानकारी है, फर्स्ट मीटिंग है ये वर्चुअल, तो नेक्स्ट टाइम हम भी तैयारी करके आएंगे इसमें और बात रखेंगे और अपडेट स्टडी भी करके आएंगे वित्त आयोग की और ग्राम सभाओं। मेरी संडे के सिवाय कभी भी आप मीटिंग रखो, मैं फ्री रहता हूँ। संडे की मेरी मीटिंग रहती है जो मैं अलग अलग विषयों पे रखता हूँ। संडे के सिवाय आप कोई भी दिन, किसी दिन आप मीटिंग रखें और ऑफिस के लेवल पर रखें, ग्राम सभा में रखें भले ही। मैं 10 ग्राम, जैसे ग्राम सभा होती है ना, उस ग्राम सभा में रखें। उसमें माइक लगा के मैंने हरियाणा जोड़ा है, यूपी जोड़ा, सब जगह। तो ग्राम सभा में लोग सुनते हैं, पूरा का पूरा गांव के लोग सुनते हैं कि आखिर बजट कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहां जा रहा पैसा, हमने पैसा दिया, हमने टैक्स दिया, कहां से हुआ। तो क्या हम इस तरीके से किसी का भी झूठा नाम लेके कि ये वहां से आया, ये नहीं चलेगा। ये आपको बताना पड़ेगा कि हमारा टैक्स कहां गया। संडे को छोड़ के, हाँ, संडे का मेरा 11:22 से लेकर के 1:02 तक मीटिंग रहती है, 100 मिनट की। इसके सिवाय मैं फ्री रहता हूँ। अब संडे को भी आपको लगे कि भाई संडे ही रखना जरूरी है, तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा है कि 11 बजे से 1 बजे के बीच में ऑफ रख के भले ही आप कहीं भी कभी भी ले लो। और वो बाकी लोगों को मैं जोड़ दूंगा, मेरे साथी जो मध्य प्रदेश के साथी, हरियाणा के साथी और 3-4 स्टेट को हम जोड़ते हैं। और उनके जैसे अभी एमपी वाले अपनी तैयारी करके आएंगे। अमित जी, आप भी अपने वित्त आयोग को संभालो। आप अपने वित्त आयोग को लोगों, ये एमएलए के पीछे भाग करके या चीफ मिनिस्टर के पीछे भाग के पैसा नहीं लेना चाहते। हम लेना चाहते हैं हमारे अधिकारों के तहत। आप तो ठीक है, एडवांस सरपंच थे, आप पैसा ले आए। अब कोई बेचारा अनपढ़ भी, कोई SC/ST में, कोई रिजर्वेशन में कोई महिला जुड़ जाती है, उसको दस्तखत के आगे कुछ आता ही नहीं। हमारे यहाँ पे पहले तो पढ़ाई का था, वो भी कर दिया। तो मतलब हमारा अधिकार हो, राइट के तहत हमारी पंचायत को पैसा मिले, ये हम चाहेंगे। और सेंटर का पैसा अलग बाइफरकेट होकर आए, स्टेट का बाइफरकेट होकर के आए, लोगों को पता लगे कि ये दिल्ली ने भेजा, ताकि हमें वोट देने में सुविधा रहे कि दिल्ली क्या भला कर रही है, राज्य क्या भला कर रहा है। 281 में क्या पैसा आया, 241 आई में और वाई में कितना पैसा आया, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ये वीडियो लेवल पे तो हेड है, वीडियो को तो पता होता है, क्योंकि वो उसको करते हैं, इनके अकाउंट वगैरह जो भी संभालते हैं जिला परिषद लेवल पे, उन लोगों को तो पता है कि पैसा किधर से आया किया। सरपंच को उसका कोई पता नहीं, वो सब पोर्टली शामिल ही आती है। दिल्ली की 15वें वित्त आयोग की, राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग का पैसा साथ ही आता है। तो ये तो नरेगा का पैसा कोई मान, इनको तो काम से मतलब है, काम चलना चाहिए। काम वाम छोड़ो, अधिकार की बात करो। काम नहीं आए तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, गांव खुद कर लेंगे काम। जैसे ये केरू सरपंच है, ये तो 4 चांद लगा दे अपने गांव में। ये टैक्स की बीमारी मिट जाए। इस टाइप के कोई गांव है तो सेल्फ डिपेंड हो जाए। तो अब आप ऐसे कई गांव, ऐसा मैं बालोतरा रहता था, तो बालोतरा के पास में बेरजी का स्थान है, तो वहां 60 लोगों के वो मंदिर है बहुत बड़ा। उस सरपंच ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी कि इसका रेवेन्यू मेरा है, मेरे गांव का मंदिर है, और वो हुआ, उसके फैसला हुआ, वो पूरा रेवेन्यू। ये देवस्थान विभाग ने कहा कि मैं लेऊंगा रेवेन्यू। उस सरपंच ने कहा तू कौन होता भाई ये लेने वाला, तो उसने लड़ाई लड़ी। बहुत गांवों में बहुत प्रॉपर्टीज है। अब वो क्या है कि सरपंच इस बात को लड़ते नहीं, वो तो अपना वो लगते हैं कि इतने पैसे मेरे खर्च हो गए, उसी में अपना काम चला लो और उसी में कर लो। आधा तो ये बीमारी ये है जो ये हो गई वोट लेने की, लोगों में जागृति है नहीं। और वो ग्राम सभा सोचती है कि हमें कुछ करना ही नहीं, ग्राम सभा अपने आप ही वो अलग थलग पड़ते हैं। तो ये जागृति गांव में आनी बहुत जरूरी है। और आप लोग ग्राम सभाओं को, मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है सोम जी, जितने भी आपके हैं, ग्राम सभाओं को आप सशक्त करो। ग्राम सभा सशक्त होने से सरपंच कमजोर नहीं होता है। ग्राम सभा को सशक्त होकर वीडियोग्राफी करा के गवर्नमेंट से लड़ने में दिल्ली तक की लड़ाई हम जीत पाते हैं। इस बात को हमें लाना पड़ेगा। अब मैं अनूप जी, आप अगला अपना प्लान और मिशन भी बताओ, और इन लोगों के साथ हम जुड़ के और किस तरीके से डेलीगेशन देंगे वित्त आयोग को, राजस्थान के वित्त आयोग को। उसकी भाषा भी आप वकील वगैरह से मिलके या आप करके उसको दो, ताकि राजस्थान का डेलीगेशन वित्त आयोग के पास में चला जाए कि हमें ये इतने पैसे दो। इस बात के अंदर आप जो है वो जितने भी कानून कायदे ला पाए, जैसे ये बातें सरपंचों से उठ के आएगी, मेरे गांव में ये चीज है, कई गांव में बिल्कुल जीरो होगा, कुछ हैगा भी नहीं। और पूरे राजस्थान से आज जुड़े हुए लोग हैं। अब की बार हम जोड़ेंगे सरपंचों के जितने भी ये वीडियो लेवल पे सरपंचों के हेड बने हुए हैं,
जो 5-10 जो पंचायतें 20-30 पंचायतों का एक अध्यक्ष होता है, उन अध्यक्षों का एक मीटिंग करेंगे। भाई आप लोग अपना लेटरेट काम में लो, सारे सरपंचों के साइन कराओ और राज्य वित्त आयोग को हम अपना डेलीगेशन दें, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। और लेकिन आप उसमें गाइड के तौर पे काम करेंगे। मैं, वीरेश जी और वो हैं, वो आपके साथ रहेंगे। हम इस लड़ाई को राज्य वित्त आयोग वाली आप लड़ो और 29 अधिकारियों वाली हम लड़ेंगे। इसको हम अपने राज्यों को जोड़ रहे हैं, पंचायतों को जोड़ रहे हैं। 29 सब्जेक्ट लेने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा देंगे और भी कर देंगे। तो दोनों फ्रंट पे हमारी लड़ाई चालू हो, पैसा मिले पंचायतों को। इस लड़ाई का लीडिंग आप करो और आप अपनी बात को रखो, फिर हम सब करते हैं। हमारे पास में 11 मिनट है, आप अपना बात रखो। सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनने अपनी मेरे अमूल्य विचार रखे। जो बात निकल के आई उसका मूल बात तो हमको समझने की आवश्यकता है कि रेवेन्यू 2 तरीके से प्राप्त होता है, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो भी ग्राम पंचायत के अंदर जो निवासी हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सरकार को जो भी कर देते हैं, उसका निर्धारण का पैसा, उसका 50% पैसा हमें वापस चाहिए। हमको इस बात को सरकार को समझाना पड़ेगा। कोई भी जो टैक्स का कलेक्शन सरकार करती है तो उस सरकार उस पैसे पे पहला अधिकार उस व्यक्ति के, उस ग्राम पंचायत का होना चाहिए। अगर मेरा बेटा वो अमेरिका में नौकरी करता है और सरकार को उससे जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट होता है उसका डाटा है सरकार के पास में, उस डाटे का पैसा वापस मेरे शहर में आना चाहिए। उस सरकार का अधिकार नहीं कि उसको कहीं भी खर्च करे, उसका एटलीस्ट 50% पैसा वापस हमें मिले। इसलिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो रेवेन्यू का जो दोनों का मूल रेवेन्यू के रूप में जनरेट होता है, उसका आंकड़ा सरकार के पास में है, उसको सरकार क्लियरफाई करे और उसका 50% पैसा उस ग्राम पंचायत को वापस दिया जाए। इस अवधारणा के साथ हम अगर अपना डेलीगेशन या अपनी बात को रखेंगे तो चीजें हम बेहतर कर पाएंगे और बहुत बड़ी मात्रा में पैसा हम पर सीधा आएगा, जिस पर जो कि ना कि एमपी लेड होगा, ना मुख्यमंत्री लेड होगा, ना कि किसी एमएलए का पैसा होगा। वो पैसा हमारा होगा कि वो हमारे द्वारा कमाया गया है। तो इसलिए डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो कि हमारे गांव का निवासी है, वो पैसे पे पहला अधिकार उस गांव का होना चाहिए। जैसे आपका सरपंच साहब ने बताया कि हमारे यहाँ पर खनन होता है, तो खनन पे जो इनडायरेक्ट टैक्स सरकार लगाती है या डायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, तो उसका 50% पैसा आपका अधिकार है। जो हम गाड़ी परचेज करते हैं उसका 50% टैक्स का पैसा हमारे गांव में वापस आए। जो हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं तो सरकार उससे जो टैक्सेस ले रही है उनके इनकम के ऊपर, उस पैसे का 50% पैसा हमारे पास वापस आए। तो इस तरीके से अगर हम ये कार्य योजना तैयार करेंगे तो बेहतर कल के लिए और बेहतर मजबूत सरकार हम मतलब मजबूत ग्राम को बनाने में हम कामयाब रहेंगे। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ग्राम सभा सशक्त हो, ग्राम की ताकत बढ़े, ये हमारा मिशन चल रहा है। और इस मिशन के अंदर आप और कोई बात जोड़ना चाहें तो अपनी बात को कहें। और सोमन जी एक बात आप या अनूप जी आप तय करें कि अगली हमारी वर्चुअल मीटिंग आपके डायरेक्शन में कब हो, क्योंकि हमें डेली वो बनाना भी है। कोई एक मीटिंग जैसा चाह रहे हैं कि एक मीटिंग और हो जाए, इसमें वीडियो भी जुड़े और इसमें जुड़े, ताकि वो एक ज्ञापन टाइप बन जाए और वो सरपंचों से और अपनी सिविल सोसाइटी के लोगों से और कई लोगों से जाए। 10, 15, 20 ज्ञापन जब जाएगा वहां तो वो आप अपने 16 तारीख को 5-6 दिन सर हनुमान जी 5-6 दिन का टाइम दे। 16 तारीख को यही समय तय कर ले, तब तक अपन लोगों से संपर्क करके इसका डाटा और स्टडी कंप्लीट करके 16 को अपन एक साथ 100 लोग जुड़ते हैं राजस्थान के। 16 का क्या शनिवार है 16 का? हाँ ठीक यदि कोई है। तो नीचे करना होगा तो 15 कर देंगे, मतलब 16 को 16 और 17 को बोले 16 जी बताइए आप। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं 16 की मीटिंग होगी। 16 में वीडियो जोड़ेंगे, एक्सपर्ट वीडियो जोड़ेंगे हम, और प्रधान और सरपंचों के सरपंच अध्यक्ष के सिवाय जो एक्सपर्ट सरपंच और अच्छे रेवेन्यू वाले गांव हैं वो सरपंच, ऐसे करके 100 आदमी मैक्सिमम इसमें जुड़ सकते हैं। तो आज तो जैसे आपको सूची भी उपलब्ध करा दूंगा और हल्की सी उस गांव की या सरपंच की हिस्ट्री भी बना करके ग्रुप में आपको उपलब्ध करा दूंगा। और 16 तारीख को 11 बजे ये प्रोग्राम रखते हैं।
ठीक है, 16 के 11 बजे तय हो गया। वीरेश जी, अब आपको सिर्फ आपके अपने स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में पता करना, कितने लोग हैं, क्या है, इसकी जानकारी देंगे आप। इससे ज्यादा आपसे कोई हम दूसरी अपेक्षा नहीं रखेंगे। और हरियाणा की भी ले लें और एमपी वाले को भी कह दें, कभी थोड़ा थोड़ा सा आपको क्या परसेंटेज मिल रहा है, कर रहा है, थोड़ा अंदाजा लगे हमें, ताकि क्योंकि हम राजस्थान वाले स्टेट फाइनेंस कमीशन को लिखित में देने जा रहे हैं कि भाई इतना पैसा हमारा बनता है, ये हमें दो। और इसके देने के लिए हमारे प्रेशर ग्रुप है अलग अलग, हमारी जितनी भी यूनियन है, हमारे जितने सरपंच हैं, हमारे जितने दूसरे प्रधान हैं, जो भी होंगे उस हिसाब से हम लेकर के और स्टेट फाइनेंस कमीशन को हम घेरेंगे कि ये हमारा बजट है, ये हमें दो आप, क्योंकि हमने आपको रेवेन्यू इतना दिया है। तो तब तक आप भी अनूप जी स्टडी करना कि राजस्थान का क्या ढांचा है, कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। और हो सके तो वो सेक्रेटरी है जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का, बन्नालाल जी, उससे डायरेक्ट संपर्क करके कि भाई हम जो है वो जुड़ जाए, मान लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, हम कोई चुगली तो कर नहीं रहे, हम तो एक बात कर रहे हैं सीधी सादी। यदि स्टेट फाइनेंस कमीशन का कोई मेंबर या उनका सेक्रेटरी जुड़ जाए कि भाई आप, या तो वो कह देगा कि भाई तुम्हारा ये फॉर्मूले सब गलत है, हम तो अपना ये फॉर्मूला रखते हैं, तो फिर सीएम से लड़े, सीएम से आपको कहें भाई फॉर्मूला ही चेंज करिए, काहे का फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला हमने देखा ना देने का, उस फॉर्मूले में अजीबोगरीब कैलकुलेशन है, इनके वाली केरू वाली बात तो आती ही नहीं उस फॉर्मूले में। अब ये बेटे, या वो मैं कह दूं वो मालहोत्रा के पास में वो भैरूजी के स्थान, उस मंदिर की आती नहीं, क्या है अपना देलवाड़ा नहीं, कोई ऐसा नाम है मैं भूल गया, वहां मालहोत्रा पोस्टिंग थी मेरी, तब मैंने देखा वो सरपंच मुझे मिला, कैसा मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा हूं। मैंने कहा कैसे, कि मेरे यहाँ बहुत रेवेन्यू थी, सेठों के जितने भी पहला बच्चा होता था तो वो भैरूजी के वहां आते थे, तो वो करोड़ों रुपए चढ़ाते थे, वो सारा का सारा देवस्थान विभाग ले जाता था कि साहब जी बात है, मेरा गांव है, मेरा एरिया है, और ये पैसा, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। आपके वहां टोल होगा, आपके वहां और कोई रेवेन्यू का सिस्टम होगा, आपके वहां पे निकलने वाले नेशनल हाईवे के चारों तरफ दुकानें बेचते हैं, मैं नेशनल हाईवे का इंजीनियर रहा हूं, उसका पैसा नेशनल हाईवे वाला ले जाते हैं, सेंटर वाले। अब ये पैसा आपका लेके वहां चले जाते हैं, वहां फिर खैरात की तरह बांटते हैं कि ये 2 रुपए देंगे या 7 पॉइंट देंगे। अरे भाई 7-8 की बात की है, हम कम से कम इस बात को तो बताएंगे कि पैसा हम दे रहे हैं यार, तुम क्या इसमें टांग अड़ा रहे हो, हमारा रेवेन्यू हमें दो वापिस। हनुमान जी सर, ये सरपंचों को और हमको मालूम नहीं है जो आप बातें उठा रहे हैं ना। नहीं, ये बातें जब धीरे धीरे हम करेंगे। अब इसके अंदर ये होगा कि भाई एक गरीब आदमी को सबका साथ सबका विकास के अंदर, अब ये कह दें, केरू वाले कह दें कि भाई पूरे ही पैसे मैं लूंगा, लेकिन केरू वाले ये कह दें भाई 50% मैं लूंगा, 50% मेरे उस गरीब सरपंच के, उसके जहां कोई रेवेन्यू नहीं, उसको दो। ये तो कह ही सकते हैं ना, ये कम से कम ये तो कह सकते हैं कि यार ये पैसा तुम वहां जाके क्यों खर्च कर रहे हो भाई, ले जाके जयपुर में क्यों खर्च कर रहे हो, ये पैसा तो मेरे गांव का है। अब आप ये कह दो साहब, देखो सरपंच साहब, हम आपको आपके 100 रुपए दिए, हमें पत्थर बेच के जो भी रेवेन्यू रॉयल्टी दी, 100 रुपए में से मैं तो आपको 33 रुपए दूंगा, तो ये पूछ तो सकते हैं कि बाकी के पैसे किसको देऊंगा साहब, कि वो कहेंगे साहब इस गरीब को दूंगा, उसको दूंगा, उस विकलांग को दूंगा, तो इनको भी खुशी होगी, चलो मेरे को। अब तुम पैसे ले जा करके पता नहीं कहां ले रहे हो। अब ये कोई कह दे साहब कि हमारे से हवाई जहाज खरीदी जाएगी, तो वो पैसा आपका अलग ले। हवाई जहाज खरीदने का पैसा हम पेट्रोल पे दे रहे हैं, डीजल पे दे रहे हैं, गांव का पैसा 29 विषय पे हम और नहीं मांग रहे हैं। 29 सब्जेक्ट हमारे हैं, 29 विषय जो है, आपका डाकघर का पैसा ले जाइए बैंक का, 29 विषय गांव के हैं, और 29 विषयों का एक एक पैसे का हिसाब हम लेंगे, ये हमारा मिशन रहेगा। इस बात पे हम चिंतन करेंगे। 29 सब्जेक्ट सारे पढ़े हो कि 29 विषय कौन से हैं, जमीन हमारी है, बंजर जमीन हमारी है, स्कूलें हमारी है, ये सारा जो कुछ भी है हम इस पे। अब ये कह देंगे कि देखो भाई स्कूल में हम तो दिलाई नहीं देते, फिर राज्य सरकार नहीं देगी, सरपंच साहब आज कर जानो और आपका काम जाने, कर लेंगे, गांव वाले पैसा दे देंगे। इससे एक कंपटीशन होगा, जैसे हरियाणा में 7 स्टार 6 स्टार, ऐसे राजस्थान में भी हो जाएगी, ऐसे हम हमारे यहाँ भी ऐसे स्टारिंग प्रबंध कर लेंगे। तो ये हम एक मिशन को रूप में लेंगे। 16 तारीख को हम 11 बजे ही मिल लेंगे, मैं मीटिंग क्रिएट कर दूंगा। और एक बात मैं बता दूं कि टाइम फैक्टर मेरा बहुत क्रूशियल है। आप मैं 11:22 से लेके 11:30 का करता हूं, 11:22 जोड़ता हूं, 11:30, तो 11:30 पे मैं एग्जैक्टली बोलना शुरू कर देता हूं, क्योंकि ये आज का सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। अब रिकॉर्ड होने के बाद में मैं लोगों तक भी भेजता हूं, लोग उसको सुनते हैं, समझते हैं, इसको एक मिशन के तौर पे लेते हैं।
तो आज की मीटिंग का हमारे पास में अब 2 मिनट बच रहे हैं। पूरा मैं मिनट आधारित सिस्टम 2 ही मिनट है।